हेलो गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेक्चर 2 करने वाले हैं हमारे एनएलपी कोर्स का। और आज के लेक्चर का टॉपिक है एनएलपी पाइपलाइंस। एनएलपी पाइपलाइंस क्या होती हैं और उसमें क्या पढ़ना है वो तो हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले मुझे आपको दो बातें बतानी है। पहली बात कि पिछले वीडियो की तरह ये वीडियो भी कम्प्लीटली थ्योरेटिकल है। आई नो आप सोच रहे होगे कि कम ऑन अब प्रैक्टिकल चीज़ें स्टार्ट करो यार। बट अगेन मेरे को आपको ये बात बतानी है। आई फर्मली बिलीव कि अगर आपको कोई पेड़ 6 घंटे में काटना है तो आपको 4 घंटे अपना हथियार शार्पन करने में लगाना चाहिए। सेम लॉजिक मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। एनएलपी बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक है और एक डिफ़िकल्ट टॉपिक को अप्रोच करने के पहले आपको अपना वाई पार्ट क्लियर रखना चाहिए। इन पहले 2 लेक्चर्स में मैं वही मेक श्योर कर रहा हूँ। प्लीज़ बोर होने की जगह इस लेक्चर पे फोकस करना, बिकॉज मेरे हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है इस पूरे प्लेलिस्ट का। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लिए और समझ लिए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि फ्यूचर में आपको कोई भी एनएलपी प्रॉब्लम मिले आप एटलीस्ट सोच पाओगे कि उसको सॉल्व कैसे करना है। आज का लेक्चर आपको एक थिंकिंग फ्रेमवर्क देता है एक एनएलपी प्रॉब्लम को अप्रोच करने में। ठीक है, सो दैट इज वाई दिस लेक्चर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेकेंड बात, ये पूरा लेक्चर अपना इम्पैक्ट क्रिएट करे इसलिए मैंने लास्ट में एक असाइनमेंट ऐड किया है। प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो एंड टू एंड देख रहे हो तो उस असाइनमेंट को भी ज़रूर अटेम्प्ट करना। उस असाइनमेंट में आपको कोडिंग नहीं करनी है, बस एक प्रॉब्लम के बारे में सोचना है और उसको एक डॉक्यूमेंट में लिखना है। ठीक है, बस उतना ही करना है आपको। तो प्लीज़ वो असाइनमेंट भी आप अप्रोच करना। ठीक है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, इस पॉइंट पे मैंने शूट नहीं किया तो मुझे पता नहीं है, बट फिर भी 1 घंटे का हो सकता है। प्लीज़ बी पेशेंट। प्लीज़, ये लास्ट वीडियो है जहाँ पे मैं थ्योरी पढ़ा के आपको पका रहा हूँ। बट अगर आपने ये वीडियो सही से देख लिया तो आप मुझसे अग्री करोगे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब मैं और आपको बोर नहीं कर रहा, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइज, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एनएलपी पाइपलाइन पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज एनएलपी पाइपलाइन, लेट मी शो यू। अगर आप एकदम सिंपल डेफिनेशन पे जाओ तो आई वुड से कि एनएलपी पाइपलाइन, थोड़ा वहां पे टाइपो है, एनएलपी पाइपलाइन इज अ सेट ऑफ स्टेप्स फॉलोड टू बिल्ड एन एंड टू एंड एनएलपी सॉफ्टवेयर। बहुत सिंपल सी बात है। एक कंप्लीट एनएलपी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपको जो सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं उसी को हम बोलते हैं एनएलपी पाइपलाइन। ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स हैं देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला स्टेप है डेटा एक्विजिशन। किसी भी मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग बेस्ड पाइपलाइन में हमेशा सबसे पहला स्टेप जो होगा वो डेटा आपको चाहिए पड़ेगा। ठीक है, इवन अगर आप ह्यूरिस्टिक अप्रोचेस यूज कर रहे हो तो भी आपको थोड़ा डेटा तो चाहिए ही पड़ेगा। विदाउट डेटा एनएलपी की पाइपलाइन बनाना या एनएलपी का सॉफ्टवेयर बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो स्टेप 1 इज डेटा एक्विजिशन। स्टेप 2 इज टेक्स्ट प्रिपरेशन। जैसा मैंने पहले भी आपको शायद बताया है कभी कि जब आप डेटा अक्वायर करके लाते हो कहीं से तो उस डेटा में परेशानियां होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, आप क्या क्या परेशानियां होती हैं हम डिस्कस करेंगे। बट आपको क्या करना होता है कि उस डेटा को प्रिपेयर करना होता है आगे के स्टेप्स के लिए। ठीक है, तो इसमें आप 3 चीजें करते हो। सबसे पहला होता है टेक्स्ट क्लीनअप, जहाँ पे आप बेसिक जो मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है, इमोजीज है, उनको हटाना है, इस तरह के काम करते हो। स्टेप 2 में आप बेसिक प्री प्रोसेसिंग करते हो। यहाँ पे आप स्टेप्स यूज करते हो जैसे कि आप टोकनाइजेशन करते हो, वर्ड बाय वर्ड अलग करते हो पूरे के पूरे टेक्स्ट को, आप स्टॉप वर्ड्स हटाते हो, आप पंक्चुएशन हटाते हो। इस तरह का काम आप बेसिक प्री प्रोसेसिंग में करते हो। और फिर एक एडवांस प्री प्रोसेसिंग होता है जहाँ पे आप कुछ एडवांस चीजें करते हो, लाइक पीओएस टैगिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग हुआ, या फिर चंकिंग हुआ, या फिर को रेफरेंस रेजोल्यूशन हुआ। ठीक है, अब द होल आइडिया ऑफ दिस स्टेप इज कि आपका जो टेक्स्ट है उसको आप सही फॉर्मेट में ले आओ सो दैट अगले स्टेप्स में आपको कोई भी तरह की परेशानियां ना हो। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप होता है फीचर इंजीनियरिंग। ये शायद आपने मशीन लर्निंग में भी पढ़ा होगा। फीचर इंजीनियरिंग का बेसिक मतलब है कि जब आप आगे मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स अप्लाई करोगे तो उसके लिए आपको करेक्ट फॉर्मेट में डेटा चाहिए होता है। जैसे कि हमारे केस में हम टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज मशीन लर्निंग मॉडल्स मोस्टली नंबर्स के ऊपर ही काम करते हैं। तो ये सब कुछ आता है फीचर इंजीनियरिंग स्टेप में। यहाँ पे आप बैग ऑफ वर्ड्स जैसी टेक्निक लगाते हो, या फिर टीएफ आईडीएफ लगाते हो, या फिर आप वर्ड टू वेक अप्लाई करते हो। ठीक है, तो ये सब आता है इस स्टेप में। उसके बाद स्टेप नंबर 4 होता है मॉडलिंग। मॉडलिंग वो स्टेप है जहां पर आप एक्चुअल एल्गोरिदम अप्लाई करते हो।
ठीक है। अब मॉडलिंग में भी दो चीजें की जाती हैं। सबसे पहले मॉडल बिल्डिंग किया जाता है, विच इज अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग एल्गोरिथम्स टू योर डेटा। और सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है इवैल्यूएशन। आपका मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है, आप उसको इवैल्यूएट करते हो, बाकी मॉडल्स के साथ कंपेयर करते हो और जो बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल है उसको सेलेक्ट कर लेते हो। ठीक है। और इतना करने के बाद अब आप लास्ट स्टेज पे पहुंचते हो, दैट इज डिप्लॉयमेंट। ठीक है। सो डिप्लॉयमेंट में भी फिर से तीन स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज है खुद डिप्लॉयमेंट, मतलब आप उसको किसी ना किसी क्लाउड सर्विस पे डिप्लॉय करते हो अपने सॉफ्टवेयर को। सेकंड होता है मॉनिटरिंग। आप जब वो सॉफ्टवेयर रन कर रहा है किसी क्लाउड सर्विस पे, आपके सर्वर पे, तो आप उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हो फॉर एनी काइंड ऑफ चेंजेस। और थर्ड होता है मॉडल को अपडेट करना। सो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा जब आपको अपने करेंट मॉडल को रिप्लेस करना होता है विथ एडवांस मॉडल या इम्प्रूव्ड मॉडल, तो वो आप पीरियोडिकली करते हो या फिर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में करते हो। तो इन शॉर्ट दिस इज द एनएलपी पाइपलाइन विच इज ऑफ 5 स्टेप्स। एक बार मैं जल्दी से रिपीट करता हूं। ये 5 स्टेप्स हैं: डेटा एक्विजिशन, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग या प्रिपरेशन, फीचर इंजीनियरिंग, मॉडल बिल्डिंग या मॉडलिंग एंड डिप्लॉयमेंट। ठीक है। अब इन्हीं पांचों स्टेप्स को हमें बहुत ध्यान से इस पूरे वीडियो में पढ़ना है। ठीक है। नाउ आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये एनएलपी पाइपलाइन पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं एक बिगिनर हूं, मुझे एनएलपी सीखना है, मुझे डायरेक्टली एनएलपी के एल्गोरिथम्स पढ़ाओ, मुझे ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत क्यों है? इसका आंसर ये है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर आप किसी कंपनी में जाके एनएलपी इंजीनियर बनोगे तो आपका काम सिर्फ ये नहीं होगा कि आप किसी डेटा के ऊपर एल्गोरिदम लगा के रिजल्ट्स निकाल के दिखा दो। नहीं, आपको एक एंड टू एंड टास्क दिया जाएगा कि देखो भाई, हमें ये सॉफ्टवेयर बनाना है, एक एनएलपी बेस्ड सॉफ्टवेयर, तुम बनाओ। या फिर आपका टास्क हो सकता है कि ये एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और उसमें एक एनएलपी बेस्ड फीचर ऐड करना है। ठीक है। तो अगर आपको ये पूरा का पूरा एनएलपी पाइपलाइन पता नहीं होगा तो आप पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते या उसका एक फीचर नहीं बना सकते। ठीक है। आप सिर्फ इतना कर पाओगे कि डेटा के ऊपर मॉडल्स अप्लाई कर पाओगे, वो किसी काम का नहीं है। ठीक है। तो ये जो एनएलपी पाइपलाइन है ये पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपको एक थिंकिंग फ्रेमवर्क देता है जिसको यूज करके आप विजुअलाइज कर सकते हो कि अगर मेरे पास डेटा है तो उससे वो प्रोडक्ट कैसे बनेगा। ठीक है। तो ये ओवरव्यू जो मिलता है, ये जो पूरी थिंकिंग क्रिएट होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी के लिए। दैट इज वाई ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अब हम कैसे पढ़ने वाले हैं एनएलपी पाइपलाइन, मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। मैंने आपको एक हल्का सा ओवरव्यू तो दे ही दिया है, बट अब मैं क्या करूंगा कि एक एक करके इन सारे स्टेप्स को, पांचों स्टेप्स को बहुत इलेबोरेट तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, विद एग्जांपल्स। जैसे मैं सबसे पहले डेटा एक्विजिशन का बात करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या अलग टेक्निक्स हैं डेटा एक्विजिशन की। ठीक है। अब मैं उनका कोड रन करके नहीं दिखाऊंगा, बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा कि डेटा अक्वायर कैसे किया जाता है। सिमिलरली मैं टेक्स्ट प्रिपरेशन के बारे में आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, और ऐसा करके मैं पांचों स्टेप्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। अब बिफोर स्टार्टिंग एक दो बातें मैं आपको शुरू में ही बता देना चाहता हूँ। फर्स्ट, कि ये जो पाइपलाइन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, 5 स्टेप्स का जो पाइपलाइन है, ये यूनिवर्सल पाइपलाइन नहीं है। यूनिवर्सल पाइपलाइन का मतलब एक ऐसा पाइपलाइन जो एनएलपी में हर प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई हो जाए। ये पाइपलाइन वैसा नहीं है। ठीक है। अब टेक्स्ट क्लासिफिकेशन कर रहे हो या सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहे हो तो मैं जो पाइपलाइन बता रहा हूँ ये एकदम सही आपको यूजफुल लगेगी। बट लेट्स से आप थोड़ा और अलग टाइप का टास्क कर रहे हो, लेट्स से आप चैटबॉट्स बना रहे हो या फिर आप आई डोंट नो टेक्स्ट समराइजेशन जैसा कोई टास्क कर रहे हो, तो वहां पे थोड़ा सा हल्का अलग पाइपलाइन आपको समझना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ठीक है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इससे स्टार्ट करो और फिर आप धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्स पाइपलाइंस सीखते चले जाओगे। सेकेंड पॉइंट इज कि डीप लर्निंग बेस्ड पाइपलाइंस जो होती हैं वो थोड़ी अलग होती हैं, ये थोड़ी ज्यादा मशीन लर्निंग बेस्ड पाइपलाइन है। डीप लर्निंग वाली पाइपलाइन थोड़ी सी अलग होती है फीचर इंजीनियरिंग स्टेज में, और डिप्लॉयमेंट के टाइम थोड़ा ज्यादा परेशानी होती है, तो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। ठीक है। बट मोस्टली सिमिलर है। थर्ड पॉइंट इज कि ये जो पाइपलाइन मैंने आपको बताया, 5 स्टेप्स का पाइपलाइन, डेटा एक्विजिशन, टेक्स्ट प्रिपरेशन, फीचर इंजीनियरिंग, मॉडलिंग एंड डिप्लॉयमेंट, ये एक्चुअली नॉन लीनियर होता है। मतलब इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं होता है कि आप स्टेप 1 से निकलते हो, स्टेप 5 करते हो और आपका सॉफ्टवेयर बन गया। नहीं, आप इसको नॉन लीनियरली कवर करते हो। कभी कभी आप डिप्लॉयमेंट के बाद रियलाइज करोगे कि हमारा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आ रहा रियल वर्ल्ड डेटा पे, एंड यू विल गो बैक टू फीचर इंजीनियरिंग वाला स्टेप,
या हु नोज मॉडलिंग वाला स्टेप, और आप एल्गोरिदम चेंज करोगे, ठीक है। तो पूरे टाइम आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे भागते रहते हो, एंड द आइडिया इज टू बिल्ड द बेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये एक चीज आपको याद रखनी है, जैसे आप थोड़े सॉफ्टवेयर बनाओगे, थोड़े प्रोजेक्ट्स आप बनाओगे, यू विल ऑटोमेटिकली रियलाइज कि ये 5 स्टेप्स कहने को लीनियर है, बट जब आप रियल वर्ल्ड डेटा पे काम करोगे तो ये पूरा प्रोसेस बहुत नॉन लीनियर हो जाता है, ठीक है। सो विद दैट जो भी बेसिक्स मुझे आपको बताने थे वो मैंने कवर कर लिए। अब हम क्या करेंगे कि एक एक करके इन सारे स्टेप्स को इलैबोरेटेड तरीके से पढ़ेंगे। वी विल स्टार्ट विथ स्टेप 1, दैट इज डेटा एक्विजिशन। सो गाइज, अब हम लोग मूव करते हैं हमारे पहले स्टेप के ऊपर। हम लोग पहला जो स्टेप है डेटा एक्विजिशन, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो मैंने स्विच कर लिया है, आई हैव कम टू दिस राइटिंग बोर्ड इंस्टेड ऑफ पीपीटी। यहाँ पे थोड़ा राइटिंग फ्रीडम होता है। सो जो आपका डेटा एक्विजिशन है ना, दैट इज ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, बिकॉज अगर आपके पास डेटा होगा ही नहीं तो आप आगे का काम एनीवेज कर नहीं सकते, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जांपल लेके चलेंगे। लेट्स से हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं, लेट्स से हम फ्लिपकार्ट में काम कर रहे हैं, और हमें एक टास्क दिया गया है कि हमें एक सेंटिमेंट एनालिसिस ऐप बनाना है जो कस्टमर के रिव्यूज को देख करके बताए कि जो रिव्यू का सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमें ये चीज बनाने को बोला गया है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आपके पास, अगर आप डेटा एक्विजिशन के टर्म्स में बात करो, तो आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास जो डेटा है वो अवेलेबल है। आपके पास जो डेटा है वो आपके पास अवेलेबल है। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं है, बट किसी के पास है, कंपनी के बाहर किसी और कंपनी के पास या किसी वेबसाइट के पास वो डेटा अवेलेबल है। सो मैं यहाँ पे अदर्स लिख रहा हूं। और थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, आप कुछ ऐसा काम करने जा रहे हो जो उस इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम किया जा रहा है। लेट्स से आप फ्लिपकार्ट का रिव्यू लिखने के बदले लेट्स से कार देखो का रिव्यू लिखना चाहते हो। सो इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि लोग कार के रिव्यू के ऊपर सेंटिमेंट एनालिसिस करना चाहते हैं, हमारा अजम्पशन है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नोबडी हैज द डेटा। यही 3 केसेस होंगे, या तो आपके पास इंटरनल डेटा अवेलेबल होगा, या फिर एक्सटर्नल डेटा अवेलेबल होगा, या फिर आपके पास डेटा होगा ही नहीं और आपको कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो हम ये तीनों केसेस एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब अगर हम पहले केस के ऊपर फोकस करें, जब आपके पास डेटा अवेलेबल है, तो यहाँ पे भी कुछ केसेस हैं। पहला केस ये है कि आपके पास डेटा एकदम आपके टेबल पे पड़ा हुआ है, यू आर दिस एनएलपी इंजीनियर, और आपके पास डेटा आपको मिल चुका है इन अ सीएसवी फाइल, और आपको बस इस प्रोसेस में क्या करना है कि यू हैव टू जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन द नेक्स्ट स्टेप। डेटा एक्विजिशन का काम हो गया, डेटा मेरे पास एक सीएसवी फाइल में है, तो मुझे अब कुछ करने की जरूरत नहीं। सेकेंड केस ये हो सकता है कि डेटा आपके टेबल पे नहीं है, आपके कंपनी के डेटाबेस में है, या फिर आपके प्रोडक्ट में कहीं पर वो डेटा है। अब उसको यहाँ पर आपको अपने पास लेके आना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डेटाबेस में डेटा है। इस केस में क्या करना है हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। एंड द थर्ड केस इज कि आपके पास जो डेटा है वो समहाउ कम डेटा है, लेस डेटा, मतलब जितना आपको चाहिए है उससे कम है आपके पास डेटा, ठीक है। तो पहला केस है यू हैव इट ऑन योर टेबल। इस केस में यू हैव टू डू नथिंग, यू हैव टू जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन द नेक्स्ट स्टेप विच इज टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट, डेटा आपके टेबल पे नहीं है, आपको पता है कि डेटा आपकी कंपनी में आपके डेटाबेस के पास है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी डेटा इंजीनियरिंग टीम के साथ बात करनी पड़ेगी। डेटा इंजीनियरिंग टीम के साथ आप बात करोगे, और जो डेटा इंजीनियर्स होंगे आप उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे कि आप कंपनी के रनिंग डेटाबेस के अंदर से मुझे डेटा निकाल करके दो। सो दे वुड बिल्ड डेटा वेयरहाउस और समथिंग, एंड दे विल प्रोवाइड यू द डेटा, ठीक है। तो इस केस में आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये काम आपका है नहीं कि आप रनिंग डेटाबेस में से डेटा निकालो। अगर ये आपका काम है तो मोस्ट लाइकली आप किसी छोटी कंपनी में काम कर रहे हो या किसी स्टार्टअप में काम कर रहे हो, उस केस में आपको थोड़ा डेटा इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। बट अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो जहां पे डेटा इंजीनियरिंग टीम है आपका हेल्प करने के लिए, ठीक है। थर्ड केस इज लेस डेटा, मतलब डेटा आपके टेबल पे आ गया,
बट अनफॉर्चुनेटली जो डेटा है वो बहुत कम है, और उतने कम डेटा के ऊपर आप ये सेंटिमेंट एनालिसिस एप्लीकेशन नहीं बना सकते। इस केस में एक चीज जो आपको हेल्प करती है वो होती है डेटा ऑग्यूमेंटेशन। सो डेटा ऑग्यूमेंटेशन एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। यहां पर आप क्या करते हो कि आप फेक डेटा जनरेट करते हो। ठीक है, फेक डेटा जनरेट करने का मतलब क्या है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसमें आप तोड़ मड़ोड़ करके नया डेटा जनरेट करते हो, सिंथेटिक डेटा जनरेट करते हो, और फिर जब डेटा बढ़ जाता है आप उसके ऊपर अपना मॉडल ट्रेन करते हो। ठीक है, सो डेटा ऑग्यूमेंट करने के कई तरीके हैं, मैं आपको एक दो बेसिक तरीके बताता हूं। जैसे सबसे बेसिक तरीका है कि आप अपने सेंटेंसेस में जितने भी सिनोनिम्स हैं या जितने भी एक्चुअली वर्ड्स यूज कर रहे हो, आप उनके सिनोनिम्स से उनको रिप्लेस कर दो। ठीक है, रन के बदले जॉग कर दिया, और इस तरह का जो भी वर्ड्स है, अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा ऑन द गो वीडियो पे, बट यू गेट द आइडिया राइट, कि अगर आपके पास कोई भी वर्ड्स यूज हो रहे हैं आपके सेंटेंसेस में, तो आप उसको उसके सिनोनिम से रिप्लेस कर दो। इससे क्या होगा कि जो सेंटेंस है उसका मीनिंग तो वही रहेगा, बट टेक्स्ट डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट। सेकेंड वे इज कि आप बाईग्राम फ्लिप बोल के एक टेक्निक होता है वो यूज करो, बाईग्राम फ्लिप। सो बाईग्राम क्या होता है, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है, सो लेट्स से आपके पास एक वर्ड है, आई एम वॉकिंग ऑन द रोड। तो इसमें हर दो वर्ड का कॉम्बिनेशन को बाईग्राम बोलते हैं। तो आपने ऑन द को रिवर्स करके द ऑन कर दिया। ठीक है, तो अगेन बहुत ज्यादा जो आपका सेंटिमेंट था उस टेक्स्ट का उसमें चेंजेस नहीं आए, बट आपको एक नया टेक्स्ट मिल गया। ठीक है, थर्ड एक और ट्रिक होता है जिसको बोला जाता है बैक ट्रांसलेट। बैक ट्रांसलेट, सो आप क्या करते हो कि आप अपने टेक्स्ट को उठा करके पहले किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हो, और फिर किसी और लैंग्वेज में जो टेक्स्ट ट्रांसलेट हो गया उसको वापस ओरिजिनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हो। तो इस बीच में क्या होता है कि आपका जो ट्रांसलेशन मशीन या एपीआई है वो आपके वर्ड्स को थोड़ा अलग ढंग से अरेंज कर देगा। सो बेसिकली आपके पास मीनिंग सेम रहेगा, एक रीअरेंज टेक्स्ट आपके पास आ सकता है। ठीक है, तो ये भी बहुत यूज होने वाली टेक्निक है। थर्ड है कि आप कुछ एडिशनल नॉइज ऐड कर देते हो। एडिशनल नॉइज, आपके सेंटेंसेस में आप कुछ नॉइज ऐड कर देते हो जिसका कुछ मीनिंग नहीं होता, बट आपका सेंटेंस थोड़ा चेंज हो जाता है, बट जो ओवरऑल सेंटिमेंट है आपके टेक्स्ट का वो वैसा का वैसा ही रहता है। ठीक है, तो डेटा ऑग्यूमेंटेशन के बहुत सारे टूल्स आते हैं, बहुत सारे टूल्स और वेबसाइट्स आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा आगे, जिनको यूज करके ये सारा काम किया जाता है। और इंटरनली ये जो टूल्स होते हैं वो इसी तरह के टेक्निक्स यूज करते हैं, सिनोनिम्स को चेंज करना, बायोग्राम फ्लिप करना, बैक ट्रांसलेट करना, या नॉइज वगैरह ऐड करना, ये इन टूल्स के अंदर इंटरनली ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर मैं समराइज करूं अभी तक का हमारा डिस्कशन, तो डेटा एक्विजिशन में तीन अलग सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला सिनेरियो कि डेटा आपकी कंपनी में अवेलेबल है। दूसरा सिनेरियो कंपनी आपके डेटा आपकी कंपनी के बाहर अवेलेबल है। तीसरा सिनेरियो किसी के पास भी डेटा अवेलेबल नहीं है। हमने पहला वाला सिनेरियो बहुत ढंग से डिस्कस किया कि अगर डेटा आपकी कंपनी में अवेलेबल है तो क्या करना है। इसके तीन केसेस देखे। पहला, डेटा आपको ऑलरेडी आपके टेबल पे मिल चुका है इन अ CSV फाइल, तो आपको कुछ नहीं करना, बिंदास होकर आगे वाले स्टेप पे मूव करना है। सेकंड, आपके कंपनी के डेटाबेस में डेटा है, इस केस में आपको अपने डेटा इंजीनियरिंग टीम को अप्रोच करके वो डेटा को लेकर के आना है। और थर्ड केस में आपके पास डेटा है बट वो डेटा कम है, इस केस में आप डेटा ऑग्यूमेंटेशन जैसी टेक्निक को यूज करते हो टू जनरेट सिंथेटिक डेटा या फिर और ज्यादा डेटा। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं सेकेंड केस में, विच इज अदर्स के पास अगर डेटा है, किसी और के पास अगर डेटा है। तो यहाँ पे बहुत सारे केसेस हैं, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। इस केस में आप क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहला काम आप कर सकते हो कि यू कैन यूज अ पब्लिक डेटा सेट। यू कैन यूज अ पब्लिक डेटा सेट, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। सेकेंड, यू कैन डू वेब स्क्रैपिंग। थर्ड, you can go to some API to get your data. फोर्थ, ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो डेटा है वो PDF में हो या फिर इमेज में हो या फिर ऑडियो डेटा हो। मैं एक एक करके ये सारे 6 केसेस आपको समझाता हूँ।
सो पब्लिक डेटा सेट क्या है? बहुत सारे आज के डेट में ओपन डेटा सेट्स अवेलेबल हैं। कैगल इज अ प्लेटफॉर्म, बाकी और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबसाइट्स हैं, यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स है जहां पर आपको आपके काम का डेटा मिल सकता है, कस्टमर रिव्यूज का। आप वहां से कोई पब्लिक डेटा सेट उठा सकते हो। अब ये उठाने में बस एक प्रॉब्लम है कि आपका प्रोडक्ट हो सकता है थोड़ा यूनिक हो, तो आपके रिव्यूज में भी हो सकता है थोड़ा डिफरेंट टाइप के वर्ड्स आए या फिर टर्म्स आए। तो पब्लिक डेटा सेट उठाने पे ये एक प्रॉब्लम होगी कि आपका जो स्पेसिफिक यूज केस है उसके लिए हो सकता है उतना सूटेबल ना हो वो डेटा, ठीक है। बट अगेन दिस इज एन ऑप्शन कि आप बाहर से किसी पब्लिक डेटा सेट से अपना सिस्टम बना रहे हो, ठीक है। सेकेंड इज कि आप अपने कंपेटिटर की वेबसाइट पे जाओ और उसका डेटा स्क्रैप कर लो। जैसे मैं फ्लिपकार्ट में काम करता हूँ, मुझे एक सेंटिमेंट एनालिसिस ऐप बनाना है अपने रिव्यूज पे, बट मेरे पास रिव्यूज नहीं है, मैंने जस्ट वेबसाइट स्टार्ट की है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने कंपेटिटर की वेबसाइट पे जाऊंगा जो पहले से चले आ रही है, और उनकी वेबसाइट पे जाके मैं रिव्यूज को वेब स्क्रैप करूंगा, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ पे लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे कि आपका ब्यूटीफुल सूप बोल के एक लाइब्रेरी है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है मेरे चैनल पे, मैं उसको लिंक कर दूंगा। ब्यूटीफुल सूप यूज करके आप वेब स्क्रैपिंग कर सकते हो, ठीक है। अब इसके भी खुद के चैलेंजेस हैं। जो ब्यूटीफुल आप जो वेब स्क्रैपिंग करते हो वो वेबसाइट टू वेबसाइट वेरी करता है। कुछ वेबसाइट्स को स्क्रैप करना थोड़ा इजी होता है, कुछ लोगों का HTML स्ट्रक्चर बहुत डिफिकल्ट होता है तो उसको स्क्रैप करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। स्क्रैप करने के बाद बहुत सारा अनवांटेड टेक्स्ट आपके टेक्स्ट में आ जाता है, तो उसको फिल्टर आउट करना थोड़ा चैलेंजिंग है, तो थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज कि आप किसी API पे हिट करो और उस API का डेटा ले आओ, ठीक है। तो ये वेब स्क्रैपिंग से थोड़ा बेटर अप्रोच है। इट्स जस्ट कि टेक्सचुअल डेटाबेस आपको API खोजना पड़ेगा, वो भी अपने स्पेसिफिक यूज केस के लिए, जो कि थोड़ा चैलेंजिंग काम है। तो बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जहां पे और APIs को लिस्ट डाउन किया हुआ है, उनमें से एक वेबसाइट है rapidapi.com। यहाँ पे अलग अलग डोमेन की APIs का लिस्टिंग आपको मिलेगा, तो हो सकता है आपकी काम की API आपको यहीं पर मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पाइथन टाइप का कोई लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा टू फेच द डेटा, और एक लाइब्रेरी है रिक्वेस्ट बोल के, इसको यूज करके आप API का डेटा फेच कर सकते हो। जो डेटा फेच करोगे वो आपको JSON फॉर्मेट में मिलेगा, तो JSON का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, ठीक है। तो अगेन ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट इज कि हो सकता है आपका डेटा PDF में हो, मतलब मान के चलो कि लेट्स से हम फ्लिपकार्ट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम किसी कार शोरूम के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कार शोरूम वालों का क्या है कि वो लोग PDF में डेटा को स्टोर करता है, लेट्स से, मतलब आई डोंट नो क्यों करेगा, बट PDF में डेटा को स्टोर करता है। इन दैट केस आपको PDF से डेटा रीड करना आना चाहिए। तो इसके लिए भी अलग अलग लाइब्रेरीज अवेलेबल है पाइथन में। आप उनमें से किसी भी लाइब्रेरी को यूज करके PDF का डेटा उठा सकते हो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सेम कार शोरूम वाला एग्जांपल लेते हैं कि कोई ऑफलाइन कार देखने आया और आपने उससे एक कागज पे रिव्यू लिखवाया, ठीक है। और आपका जो स्टोर ओनर है वो क्या कर रहा है, फोटो खींच रहा है उस रिव्यू का और आपकी टीम को भेज रहा है। तो इन दैट केस जो रिव्यू है वो एक इमेज के अंदर है, ठीक है। तो उस केस में आपको इमेज के अंदर से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, तो यहाँ पे आप OCR वगैरह यूज करते हो। अगेन उसके लिए लाइब्रेरीज है पाइथन में, बट ये भी एक सिनेरियो हो सकता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो रिव्यू है आपका कस्टमर वो एक फोन कॉल पे दे रहा है, ठीक है। तो इन दैट केस आपके पास एक स्पीच फाइल है जहां पे ऑडियो में सारा का सारा रिव्यू है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीच टू टेक्स्ट लाइब्रेरीज यूज करनी पड़ेंगी, स्पीच टू टेक्स्ट लाइब्रेरीज यूज करनी पड़ेंगी फर्स्ट, उस स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर आप उस टेक्स्ट के ऊपर प्री प्रोसेसिंग वाला स्टेप अप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड केस, जब आपके पास जो डेटा है वो बाहर से आ रहा है एक्सटर्नल सिस्टम से, ठीक है। अब मूव करते हैं थर्ड केस पे। थर्ड केस होता है कि डेटा किसी के पास अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास शुरू में कोई डेटा नहीं है काम करने के लिए, तो आप क्या करते हो कि आप शायद आपकी जो प्रोडक्ट टीम है उससे जाकर के आप बातचीत करते हो और आप बोलते हो कि देखो हमारा काम है एक नया सेंटिमेंट एनालिसिस सिस्टम बनाना, तो उसके लिए हमें कुछ कस्टमर रिव्यूज चाहिए पड़ेंगे। तो आपकी जो प्रोडक्ट टीम है वो आपकी डेवलपमेंट टीम यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम को बोलती है कि हम कुछ कस्टमर्स से, हमारे जो सिलेक्टेड लॉयल कस्टमर्स हैं उनसे हम रिव्यू लेंगे। तो कभी कभी वो सर्वे वगैरह का फॉर्म वो लोग डाल देते हैं और फिर कुछ लोग वहां पे रिव्यू डालते हैं, वो रिव्यू आपको मिलता है। आपका काम सबसे पहले होता है कि आप
मैनुअली उसको लेबल करो, क्योंकि जो रिव्यूज आ रहे हैं उसका लेबल अवेलेबल नहीं है कि वो पॉजिटिव सेंटिमेंट है या नेगेटिव सेंटिमेंट है। तो यहाँ पे आपको किसी को बिठाना पड़ेगा जो उसको मैनुअली लेबल करेगा। और फिर आपको, सिंस वो डेटा बहुत ज्यादा नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ह्यूरिस्टिक अप्रोचेस यूज करने पड़ेंगे। जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करके आप पता कर रहे हो कि सेंटिमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कुछ मैनुअल सा एल्गोरिदम बना रहे हो कि अगर बहुत ज्यादा ये सारे वर्ड्स यूज हो रहे हैं तो मतलब नेगेटिव रिव्यू है, अगर ये बहुत सारे पॉजिटिव यूज हो रहे हैं तो इसका मतलब ये पॉजिटिव रिव्यू है। और फिर इस तरीके से आप इनिशियली एक सिस्टम बनाते हो, और फिर जैसे जैसे डेटा बढ़ने लग जाता है फिर आप मशीन लर्निंग बेस्ड सिस्टम की तरफ मूव करते हो। तो सबसे चैलेंजिंग काम ऑब्वियसली थर्ड वाला है, जब आपके पास डेटा है ही नहीं। इस केस में आपको बहुत इंटेलिजेंटली आगे मूव करना पड़ता है। बट या दिस इज द लैंडस्केप। डेटा एक्विजिशन स्टेप में ये आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं, और इससे बचने का कोई सीन नहीं है। तो यू हैव टू जस्ट होप कि आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो या फिर किसी ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो जहां पे डेटा आपके पास इंटरनली अवेलेबल हो। क्योंकि अगर इंटरनली अवेलेबल नहीं होगा तो ये जो स्टेप 1 है ना, ये आपका बहुत हेडेक करेगा। ठीक है, सो नाउ दैट वी नो कि डेटा एक्विजिशन वाला स्टेप कैसे काम करता है, अब हम लोग ये मानते हैं कि हमारे पास डेटा आ चुका है। अब हम लोग मूव करते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ, विच इज टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग या फिर डेटा क्लीनिंग वाला पार्ट। ओके गाइस, सो अब हमारे पास हमारा टेक्स्ट आ चुका है, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ बिग चांस कि वो जो टेक्स्ट है उसमें बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मतलब हम अगले स्टेज में उसको डायरेक्टली नहीं भेज सकते, हम डायरेक्टली उसके ऊपर फीचर इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, एल्गोरिदम सप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें प्रॉब्लम्स हैं। तो अब जो सेकंड स्टेज होता है हमारे एनएलपी पाइपलाइन का, उसे बोलते हैं टेक्स्ट प्रिपरेशन। सिंपल वर्ड्स में आपके टेक्स्ट को आप प्रिपेयर कर रहे हो आगे के स्टेजेस के लिए। ठीक है, सो अगर आप टेक्स्ट प्रिपरेशन का बात करो तो आपको 3 अलग टाइप के टेक्स्ट प्रिपरेशंस करने होते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर। सबसे पहला होता है बेसिक क्लीनअप, या बेसिक क्लीनिंग बोल सकते हो आप इसको। यहाँ पे आप जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हो। सेकंड होता है बेसिक टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। इसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करते हो, मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगा। और लास्ट में एक होता है एडवांस टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। ये आप बहुत स्पेसिफिक एनएलपी एप्लीकेशंस के लिए ही यूज करते हो। ठीक है, तो मैं इस पूरे के पूरे चार्ट को बहुत केयरफुली अच्छे से समझाता हूँ विद एग्जांपल्स। सबसे पहले बात करते हैं क्लीनिंग का। ठीक है, तो क्लीनिंग जैसा नाम से समझ में आ रहा है, डेटा को, टेक्स्ट को क्लीन करना है। तो यहाँ पे 2-3 तरह की चीजें आप करते हो। मान लो आपने कभी किसी वेबसाइट से डेटा स्क्रैप किया है और आपको उस डेटा के ऊपर काम करना है, तो वहां पे क्या हो सकता है कि आपके पास बेसिक HTML टैग्स हो सकते हैं आपके डेटा के अंदर। ठीक है, जैसे कि ये एक HTML टैग है, p टैग। ठीक है, अब मुझे मतलब सिर्फ इस हेलो से है, बट साथ में ये टेक्स्ट भी आ गया। ठीक है, जो कि मेरे लिए यूजफुल नहीं है। तो मुझे इस तरह की चीजों को रिमूव करना होता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है HTML टैग क्लीनिंग। ये कभी कभी आपको करना पड़ सकता है, और ये करने का सबसे आसान तरीका है कि आप रेगुलर एक्सप्रेशंस यूज करो। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये कोड मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, जैसे कि ये देखो, यहाँ पर मैंने एक सैम्पल टेक्स्ट कहीं से कॉपी पेस्ट किया है। दिस इज द टेक्स्ट, दिस इज द टेक्स्ट, एंड यू कैन सी कि यहाँ पर मेरे पास कुछ टेक्स्ट है विच इज इनसाइड HTML टैग्स। अब मुझे क्या करना है कि मुझे किसी भी तरीके से इस टैग को हटाना है। सो मैंने एक फंक्शन बनाया strip HTML बोल के, जिसमें अगर आप अपना डेटा एज इन अपना टेक्स्ट इनपुट दोगे तो वो सिंपल ये फंक्शन को कॉल करेगा, ये पैटर्न आइडेंटिफाई करके उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, सो ये मेरा फंक्शन है, एंड यू कैन सी यहाँ पर मैंने इस फंक्शन को कॉल किया और अपना टेक्स्ट पास किया, और अब ये देखो, ये है आउटपुट। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो इसके साथ, जो हमारा इनपुट था, एंड यू कैन सी जितने भी HTML टैग्स थे वो रिमूव हो गए, और अब जो बचा है वो मेरा जो टेक्स्ट था वो बच गया। इसके ऊपर अब मैं आगे का काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये कभी कभी आपको काम आ सकता है। सेकेंड, कभी कभी आप सोशल मीडिया का टेक्स्ट यूज कर रहे हो, लेट्स से सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए, तो वहां पे भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक प्रॉब्लम क्या होता है, एक प्रॉब्लम होता है इमोजीज का। सो आज की डेट में इमोजीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। हम अपनी बात को थोड़ा और इफेक्टिवली कहने के लिए इमोजीज को यूज करते हैं। ठीक है, बट इमोजीज मशीन्स नहीं समझ पाते। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, इमोजीज को
मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो इस चीज को बोला जाता है यूनिकोड नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। अब ये कैसे किया जाता है, लेट मी शो यू। इसका भी मैंने एक एग्जांपल रखा है। सो मेरे पास ये टेक्स्ट है, दिस इज द टेक्स्ट। यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है और कुछ इमोजीज हैं, ठीक है, कुछ इमोजीज हैं। और अब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली पाइथन में एक फंक्शन होता है एनकोड बोल के, आप वहां पे एनकोड UTF-8 जैसे ही करोगे, वो क्या करेगा कि जितने भी आपके इमोजीज हैं उनको मशीन अंडरस्टैंडेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, लाइक दिस। अब आप इसको क्या कर सकते हो, आगे के स्टेप्स में, जो आपके आगे के स्टेप्स हैं, फीचर इंजीनियरिंग हुआ या फिर एल्गोरिथम्स जो आप अप्लाई करते हो, वहां पे आप इसको डायरेक्टली मशीन में फीड कर सकते हो और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अगेन दिस इज एन एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल वुड बी स्पेलिंग चेक करना, स्पेलिंग चेकर। सो आज की डेट में हम जिस तरीके से टाइप करते हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, तो दो नए काइंड ऑफ फिनोमेनाज आए हैं। एक है फास्ट टाइपिंग। सो फास्ट टाइपिंग क्या है, जैसे आजकल के यंगस्टर्स, जो आप लोगों में से कुछ लोग हो गए कॉलेज वाले, वो वर्ड्स को बहुत छोटे तरीके से लिख देते हैं। जैसे हेलो के बदले HLO लिख दिया, ठीक है। ARE के बदले ओनली R लिख दिया, U के बदले सिर्फ U लिख दिया। तो फास्ट टाइपिंग एक कॉन्सेप्ट आ गया है। सेकेंड, एक और चीज देखी गई है, उसको बोला जाता है फैट फिंगरिंग टाइपिंग। सो कभी कभी क्या होता है कि सिंस हमारे स्मार्टफोन्स छोटे होते हैं और हमारे हाथ कुछ लोगों के बड़े बड़े होते हैं, तो वो गलती से गलत कैरेक्टर प्रेस हो जाता है आसपास वाला, तो इन दोनों से स्पेलिंग मिस्टेक होता है और वो मशीन को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप किसी सोशल मीडिया टेक्स्ट के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपको स्पेल चेक भी करना पड़ेगा। उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखो, मेरे पास ये एक इनकरेक्ट टेक्स्ट है जिसमें ये लिखा हुआ है, सर्टेन कंडीशंस ड्यूरिंग सेवरल जनरेशंस आर मॉडिफाइड इन सेम मैनर, एंड यू कैन सी बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। सो देयर इज अ लाइब्रेरी कॉल्ड टेक्स्ट ब्लॉब, ये हम आगे और अच्छे से यूज करेंगे। हमने उसको कॉल किया और उसके अंदर एक फंक्शन है करेक्ट बोल के, हमने करेक्ट में इस टेक्स्ट को पास कर दिया, एंड यू कैन सी दिस इज द आउटपुट, ठीक है। तो अगेन मैं बस आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं कि किस तरह के बेसिक क्लीन अप टास्क आपको करने पड़ सकते हैं, ठीक है। अब इनमें से कोई भी टास्क मैंडेटरी नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम। जो जिस तरह की प्रॉब्लम के ऊपर आप काम कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का क्लीनिंग टास्क यूज करोगे, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट वाला, दिस इज डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेसिक प्री प्रोसेसिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये शायद आपको हमेशा यूज करना पड़ेगा। अब इसमें भी तीन चीजें होती हैं, इसमें एक्चुअली दो चीजें होती हैं। एक होता है बेसिक एज इन फंडामेंटल प्री प्रोसेसिंग जो आप हमेशा करते हो, और एक होता है ऑप्शनल जो आप हमेशा नहीं करते हो, कभी कभी करते हो, डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। तो सबसे पहले बेसिक में जो चीजें आती हैं वो होता है टोकनाइजेशन, शायद आपने नाम भी सुना होगा, टोकनाइजेशन। अब टोकनाइजेशन में भी दो तरह के टोकनाइजेशन होते हैं, एक होता है सेंटेंस टोकनाइजेशन, एक होता है वर्ड टोकनाइजेशन, ठीक है। अब ये होता क्या है मैं आपको थोड़ी देर के बाद समझाता हूँ। और ऑप्शनल में भी आपके पास कुछ चीजें होती हैं जो आप हमेशा यूज करते हो, जैसे कि स्टॉप वर्ड रिमूवल, स्टॉप वर्ड रिमूवल हो गया, यहाँ पे होता है स्टेमिंग, और साथ ही साथ एक और चीज होती है लेमेटाइजेशन, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद होता है रिमूविंग पंक्चुएशंस, फुल स्टॉप, कॉमा और डिजिट्स। डिजिट्स भी कभी कभी हटाए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन, ठीक है। इसके अलावा और क्या करते हो आप यहाँ पे, लोअर केसिंग या फिर अपर केसिंग, जनरली लोअर केसिंग करते हो, सारे के सारे टेक्स्ट को आप एक सिंगल केस में कन्वर्ट कर देते हो। और लास्टली लैंग्वेज डिटेक्शन, ये भी ऑप्शनल ही रहता है डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन। अब जैसे आप टेक्स्ट ट्रांसलेशन सिस्टम बना रहे हो, तो वहां पे आपको लैंग्वेज डिटेक्शन एज अ प्रीमियम स्टेप, एज अ प्राइमरी स्टेप करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा डिटेल में हम इन चीजों को देखेंगे। पहले हम देखेंगे टोकनाइजेशन को, फिर हम इन बाकी के पांचों स्टेप्स को थोड़ा थोड़ा देखेंगे। डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो लेट मी स्टार्ट विद टोकनाइजेशन। सबसे पहले मैं आपको टोकनाइजेशन का एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सो टोकनाइजेशन होता क्या है, टोकनाइजेशन इज बेसिकली कन्वर्टिंग योर टेक्स्ट इनटू टोकन्स। टोकन्स मतलब छोटा पार्ट, इट कुड बी अ सेंटेंस और इट कुड बी अ वर्ड, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दिखाता हूँ। सो यू कैन सी यहाँ पर मेरे पास एक डमी टेक्स्ट है, दिस इज द डमी टेक्स्ट, ठीक है। इट्स अ पैराग्राफ, नॉर्मल पैराग्राफ, और मैंने ये लाइब्रेरी यूज किया NLTK,
और इसके अंदर दो फंक्शंस हैं, सेंटेंस टोकनाइज और वर्ड टोकनाइज। और मैंने सिंपली सेंटेंस टोकनाइज में अपना टेक्स्ट पास कर दिया एंड यू कैन सी उसने क्या किया, जहां भी फुल स्टॉप्स थे उसके बेसिस पे मेरे पूरे के पूरे पैराग्राफ को सेंटेंसेस में डिवाइड कर दिया और एक लिस्ट के अंदर डाल दिया। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज कि मैंने हर सेंटेंस को पकड़ा और उसके ऊपर वर्ड टोकनाइज चला दिया एंड यू कैन सी अब मेरे पास हर सेंटेंस वर्ड बाय वर्ड है। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं आगे जो भी फीचर इंजीनियरिंग लगाना चाहता हूं मैं लगा सकता हूं। ठीक है, तो दिस इज अ बेसिक एग्जांपल ऑफ टोकनाइजेशन जो आप करते ही करते हो। कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कभी कभी गलत फुल स्टॉप वगैरह पकड़ लेता है, जैसे लिखा हुआ है मिस्टर नितिश, तो मिस्टर के आगे डॉट को इट कैन थिंक कि यार ये फुल स्टॉप है और वहां पे सेंटेंस ब्रेक कर दो। तो डिपेंडिंग ऑन लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जो आपको सॉल्व करनी पड़ती हैं। बट यस, टोकनाइज इज अ स्टेप, टोकनाइजेशन इज अ स्टेप जो आपको ऑलमोस्ट हमेशा अपने एनएलपी पाइपलाइन में यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी हम इसको और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ऑप्शनल स्टेप्स। सबसे पहला है स्टॉप वर्ड रिमूवल। शायद मैंने एक दो बार आपको और बता दिया है कि स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं। सो हमारा जो लैंग्वेज है इंग्लिश, उसमें हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं जिनका काम होता है सेंटेंस फॉर्मेशन, उनका मीनिंग में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, जैसे कि एंड, फॉर, द, एंड, ये सब जो वर्ड्स हैं इनका मीनिंग जो होता है उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, इनका पूरा का पूरा काम होता है सेंटेंस फॉर्मेशन। सो अगर आप कुछ स्पेसिफिक एनएलपी एप्लीकेशंस बना रहे हो जहां पे आप कॉन्टेक्स्ट डिराइव करना चाहते हो, किसी टेक्स्ट का मीनिंग डिराइव करना चाहते हो, तो वहां पर ये स्टॉप वर्ड्स आपको हेल्प नहीं करने वाले। तो इट्स बेटर कि आप उसको हटा दो। ठीक है, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है स्टॉप वर्ड रिमूवल, और बहुत ही ईजी है ये। मैं आपको अगेन नेक्स्ट वीडियो में विद कोड समझाऊंगा डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेमिंग। सो स्टेमिंग क्या होता है? स्टेमिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अगर आपके पास एक ही मीनिंग के डिफरेंट वर्ड्स हैं, जैसे कि डांस, डांसिंग, डांस्ड, तीनों वर्ड्स एक्चुअली टेंस बता रहे हैं अलग अलग, बट उनका जो मीनिंग है वो डांस से ही निकल रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, इन तीनों वर्ड्स को उनके रूट फॉर्म में ला सकते हो और उसी प्रोसेस को बोला जाता है स्टेमिंग। ठीक है, इसी के साथ एक और चीज होती है लेमेटाइजेशन। अब लेमेटाइजेशन और स्टेमिंग में क्या डिफरेंस है, नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है वो, बट या एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज रिमूविंग पंक्चुएशंस एक्सेट्रा, क्वेश्चन मार्क, परसेंटेजेस, ये सब उतने काम का नहीं होता, कभी कभी आप इनको हटा देते हो यूजिंग सम लाइब्रेरी या फिर रेगुलर एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इज रिमूविंग डिजिट्स, कभी कभी डिजिट्स उतना कंट्रीब्यूट नहीं करते मीनिंग में, तो आप अगेन उनको भी खोज के हटा सकते हो यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। लोअर केसिंग इसलिए किया जाता है ताकि कंसिस्टेंट रहे आपका टेक्स्ट, तो बहुत सिंपल है, ये तो एक फंक्शन कॉल करने से हो जाएगा। लास्ट वन इज लैंग्वेज डिटेक्शन। नाम से समझ में आ रहा है कि आपके पास एक टेक्स्ट है और आप कुछ ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हो जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वो जो टेक्स्ट है वो कौन से लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एंड फॉर दैट यू यूज लैंग्वेज डिटेक्शन। यहाँ पे भी अगेन यू कैन यूज सम लाइब्रेरीज। मैं फ्यूचर में ये सब कुछ आपको एक्चुअल कोड में रन करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी पूरी की पूरी बेसिक प्री प्रोसेसिंग के बारे में, ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, सो अभी तक हमने बेसिक क्लीन अप डिस्कस किया, बेसिक प्री प्रोसेसिंग डिस्कस किया, जिसमें दो चीजें थी, बेसिक एज एन फाउंडेशन जो आप हर जगह अप्लाई करते हो, और सेकंड ऑप्शनल जो सभी जगह अप्लाई नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन यू आर बिल्डिंग, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लास्ट है एडवांस प्री प्रोसेसिंग। सो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप तभी यूज करते हो जब आप कुछ बड़ा एप्लीकेशन बना रहे होते हो। इसमें प्रिसाइजली तीन चार चीजें मैं आपको अभी बता सकता हूँ, बाकी आप आगे कोर्स में देखोगे। एक है पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग एक चीज होती है, एक होता है पार्सिंग, और एक होता है को रेफरेंस रेजोल्यूशन। इसके अलावा भी कुछ स्टेप्स होते हैं, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले एडवांस प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग क्या होता है कि मान लो आपके पास एक सेंटेंस है, आई एम लिविंग इन गुड़गांव, तो यहाँ पे हर जो वर्ड है उसको आप एक पार्ट्स ऑफ स्पीच देते हो, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सब आप स्पेसिफाई करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि अगर आप लेट्स से एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बना रहे हो, लेट्स से चैटबॉट, जहाँ पे मशीन को आपसे बात करनी है, आपकी बात समझनी है, तो वहां पे इट्स इंपॉर्टेंट कि वो
जो सामने से जो सेंटेंस आ रहा है उसको पहले प्री प्रोसेस करके समझे कि हर वर्ड क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है या क्या है, ठीक है। तो इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग किया जाता है। नेक्स्ट इज पार्सिंग। सो पार्सिंग में क्या होता है कि आप अपने सेंटेंस का जो सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर होता है कि किस तरीके से वो सेंटेंस फॉर्म हुआ है वो समझने का ट्राई करते हो, अगेन फॉर पर्पसेस लाइक चैटबॉट या फिर क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम्स, इस तरह की चीजों के लिए आप पार्सिंग यूज करते हो। लास्ट इज को रेफरेंस रिजोल्यूशन। सो इसका एग्जांपल मैंने पहले के वीडियो में भी दिया था कि लेट्स से मैंने लिखा है हाय माय नेम इज नितिश एंड आई एम 30 इयर्स ओल्ड, लेट्स से। तो यहाँ पे नितिश और आई सेम पर्सन को डिनोट कर रहे हैं, ये हम समझ पाते हैं बहुत इजीली, बट मशीन्स को ये समझाना थोड़ा मुश्किल है। यही चीज को रेफरेंस रिजोल्यूशन बोला जाता है। अब मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से दिखाता हूँ। एक बुक का एक इमेज है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा ये पूरा चीज आपको। सो यू कैन सी, ये एक कटआउट है एक इमेज का। मैं एक बुक भी फॉलो कर रहा था, प्रैक्टिकल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बोल के एक बुक है, उसमें मुझे ये इमेज दिखाई दिया। ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि आपके एडवांस टेक्निक्स कैसे काम करते हैं। जैसे कि लेट्स से आपका इनपुट सेंटेंस है, Chaplin wrote, directed and composed the music for most of his films। चार्ली चैपलिन की बात हो रही है। तो यहाँ पर यू कैन सी टोकनाइजेशन और लेमेटाइजेशन कैसे काम कर रहा है। वर्ड टोकनाइजेशन किया गया, हर वर्ड को अलग किया गया, और लेमेटाइजेशन इज एक्चुअली स्टेमिंग। तो यू कैन सी रोट का राइट हो गया, डायरेक्टेड का डायरेक्ट हो गया, कंपोज्ड का कंपोज हो गया, ठीक है, रूट फॉर्म में आ गए सारे के सारे वर्ड्स। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग में यू कैन सी जो नाउन, वर्ब और बाकी के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो असाइन हो गए सारे वर्ड्स के लिए। और अगर आप पार्सिंग का एग्जांपल देखो तो यू कैन सी उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल पार्सिंग एज इन पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग किया, और उसके बाद एक काइंड ऑफ ट्री फॉर्मेशन किया टू अंडरस्टैंड द सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। यू कैन सी दिस इज इट। अब थोड़ा सा टेक्निकल है ये, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कैसे होता है ये चीज, बट मैं बस आपको विजुअली दिखाना चाहता था कि हो क्या रहा है। एंड लास्टली जो आपका को रेफरेंस रिजोल्यूशन है उसका एग्जांपल ये रहा कि चैपलिन रोट और हिज फिल्म्स, ये बेसिकली सेम बंदा है, चार्ली चैपलिन की बात हो रही है, तो वो यहाँ पे स्पेसिफाइड है, ठीक है। सो ये आई गेस आपको समझ में आ रहा है। एक चीज और विच इज इंपॉर्टेंट, ऑल्दो मैं आगे डिस्कस करूंगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग जो स्टेप होता है ये आप तभी कर सकते हो जब आप स्टॉप वर्ड रिमूवल ना करो, क्योंकि अगर आप स्टॉप वर्ड रिमूवल कर दोगे तो ये जो सारे वर्ड्स हैं एंड, द, फॉर, ऑफ, ये सब हट जाएगा, और फिर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग नहीं हो पाएगा और पार्सिंग भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वही है, मतलब यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर कि आप किस तरह का एप्लीकेशन बना रहे हो, उसमें क्या चीजों की जरूरत है और उनको किस ऑर्डर में करना है, ये आप करते करते सीख जाते हो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हो गया हमारा स्टेप 2, दैट इज टेक्स्ट प्रिपरेशन, ठीक है। अब अगर आपने ये सब कुछ कर लिया, नाउ यू आर रेडी टू कन्वर्ट योर टेक्स्ट इनटू नंबर्स, और इस थर्ड स्टेज को बोला जाता है फीचर इंजीनियरिंग, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। सो गाइज, हमारे पूरे के पूरे एनएलपी पाइपलाइन में जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फीचर इंजीनियरिंग, ठीक है। अब फीचर इंजीनियरिंग क्या होता है? फीचर्स मशीन लर्निंग में या डीप लर्निंग में कॉलम्स को बोला जाता है, इनपुट कॉलम्स को। तो बेसिकली आपके टेक्स्ट में से जब आप इनपुट कॉलम्स एक्सट्रैक्ट करते हो उस प्रोसेस को फीचर इंजीनियरिंग बोला जाता है, या फिर और सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो टेक्स्ट को आप जब नंबर्स में कन्वर्ट करते हो उस प्रोसेस को आप फीचर इंजीनियरिंग बोलते हो। नंबर्स में कन्वर्ट करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आपका जो मशीन लर्निंग मॉडल है या डीप लर्निंग मॉडल है वो मोस्टली नंबर्स ही समझ पाता है, तो आपको नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने टेक्स्ट को, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं और प्रोबेबली मेरे हिसाब से ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट भी होता है एनएलपी का। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि कैसे आप नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। लेट्स से आपके पास एक मशीन लर्निंग टास्क है या एनएलपी टास्क है जहाँ पे आपको मूवी रिव्यूज का सेंटिमेंट एनालिसिस करना है, ठीक है। तो मान लो आपके पास खूब सारा डेटा है, आपके पास 50,000 रिव्यूज हैं, ठीक है। आपके पास दो कॉलम्स में डेटा है, फर्स्ट कॉलम में है रिव्यू का टेक्स्ट जहां पे पूरा का पूरा टेक्स्ट दिया हुआ है, और दूसरे कॉलम में आउटपुट दिया हुआ है कि सेंटिमेंट कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट जो रिव्यू है उसमें खूब सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है मान लो, और फिर लिखा हुआ है जीरो, जीरो का मतलब सेंटिमेंट नेगेटिव है। फिर आपका एक और सेकंड रिव्यू है जिसमें खूब सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है
और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मतलब उस रिव्यू का टेक्स्ट सेंटिमेंट पॉजिटिव है। अब अगर आपको बोला जाए कि आपको इसको एज इन ये जो इनपुट कॉलम है रिव्यू टेक्स्ट, इसको नंबर्स में कन्वर्ट करना है, तो नंबर्स में कन्वर्ट करने के कई तरीके हैं, ठीक है। अब एक सिंपल तरीका हम ये ले सकते हैं कि हम एक नया डेटा सेट फॉर्म करेंगे जहां पर हम पहला कॉलम होगा नंबर ऑफ पॉजिटिव वर्ड्स, दूसरा होगा नंबर ऑफ नेगेटिव वर्ड्स, तीसरा होगा नंबर ऑफ न्यूट्रल वर्ड्स, और यहां पर होगा सेंटिमेंट क्या है। अब मैं क्या करूंगा, मैं हर रिव्यू के पास जाऊंगा, जैसे कि मान लो ये मेरा फर्स्ट रिव्यू है, मैं इसके पास जाऊंगा और इस रिव्यू को पढ़ करके जितने भी पॉजिटिव वर्ड्स हैं लाइक गुड, हैप्पी, ग्रेट, कितने हैं वो मैं काउंट करूंगा। मान लो ऐसे 5 वर्ड्स। फिर मैं नेगेटिव वर्ड्स काउंट करूंगा। नेगेटिव वर्ड्स हो सकते हैं बैड, पथेटिक, ठीक है, तो मान लो 2 है। और फिर मैं न्यूट्रल वर्ड्स काउंट करूंगा। न्यूट्रल वर्ड्स मतलब एंड, द, इफ, तो मान लो वो 6 हैं। और फिर ये मूवी का सेंटिमेंट क्या था, 0। ऐसे ही मैं अगले वाले के लिए जाऊंगा। अगले वाले में मान लो यहाँ पे आ रहा है 3, यहाँ पर 1, यहाँ पे 6, और यहाँ पर आ रहा है 1, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा डेटा सेट था जिसमें 50,000 रोज थे और 2 कॉलम्स थे, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इनटू दिस डेटा सेट, जहां पर अब 50,000 रोज हैं अभी भी, मतलब 50,000 मूवीज हैं अभी भी, बट अब ये 4 कॉलम्स में आ गया। बट द डिफरेंस इज कि अब ये टेक्स्ट नहीं रहा, अब ये नंबर्स में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए कई जगहों पे इसको टेक्स्ट वेक्टराइजेशन भी बोला जाता है, क्योंकि आप टेक्स्ट को वेक्टर्स एज इन नंबर्स में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। अब मैंने जो आपको टेक्निक दिखाया है, ये टेक्निक बहुत ही बेसिक है। इससे बहुत ज्यादा एडवांस टेक्निक्स आप पढ़ोगे फ्यूचर में। लाइक एक टेक्निक है बैग ऑफ वर्ड्स, शायद आपने नाम भी सुना होगा। उसी से थोड़ा और एडवांस टेक्निक एक है TF-IDF। फिर आप वन हॉट इनकोडिंग भी करते हो। फिर कुछ डीप लर्निंग बेस्ड टेक्निक्स है जिनका नाम है वर्ड टू वेक, शायद ये भी आपने सुना होगा। तो इस तरह के कुछ टेक्निक्स हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जहां पर हम हमारा एंड गोल होगा कि टेक्स्ट को किसी भी तरीके से इफेक्टिवली नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब फीचर इंजीनियरिंग जब आप करते हो NLP पाइपलाइन में, तो एक चीज हमेशा याद रखना कि किस तरह का फीचर इंजीनियरिंग टेक्निक अप्लाई करना है, ये आपके प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है। सेंटिमेंट एनालिसिस अगर आप कर रहे हो तो आप डिफरेंट फीचर इंजीनियरिंग करोगे। टेक्स्ट समराइजेशन कर रहे हो तो डिफरेंट फीचर इंजीनियरिंग टेक्निक यूज करोगे। तो इट यू हैव टू बी वेरी ओपन टू पॉसिबिलिटीज। आप हमेशा ऐसे नहीं सोच सकते कि चलो अब फीचर इंजीनियरिंग करना है मतलब बैग ऑफ वर्ड्स अप्लाई कर दिया, नहीं, यू हैव टू बी वेरी वेरी ओपन, ठीक है। बट फिर भी कुछ पैटर्न्स होते हैं, प्रिसाइजली 2 पैटर्न्स होते हैं। जनरली जब आप मशीन लर्निंग पाइपलाइन बना रहे होते हो NLP में, तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है उसका फीचर इंजीनियरिंग स्टेज। और जब आप डीप लर्निंग पाइपलाइन बना रहे होते हो तो उसका थोड़ा सा अलग होता है फीचर इंजीनियरिंग स्टेज। मैं दोनों का आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस कि अगर आप एक मशीन लर्निंग बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हो, मतलब जहां पे आप मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो क्या डिफरेंस आता है। और अगर आप एक डीप लर्निंग बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो वहां पे क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। तो मशीन लर्निंग वाले में क्या होता है कि आपको जो फीचर इंजीनियरिंग करना होता है वो बहुत आपके ऊपर डिपेंड करता है, एज इन जो डेटा साइंटिस्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसको खुद से फीचर्स निकालने पड़ते हैं, खुद से फीचर्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास डेटा आता है, फिर आप उसको प्री प्रोसेसिंग कर रहे हो, और उसके बाद आपको फीचर इंजीनियरिंग खुद से करना पड़ता है बेस्ड ऑन योर डोमेन नॉलेज। आपको उस प्रॉब्लम के बारे में कितना पता है उसके हिसाब से आप फीचर इंजीनियरिंग करके फीचर्स क्रिएट करते हो, और उसके बाद फिर आप एल्गोरिदम अप्लाई करते हो। ये पूरा फ्लो है मशीन लर्निंग में। डीप लर्निंग में क्या डिफरेंस है कि डीप लर्निंग में आपके पास डेटा आया, आपने उसके ऊपर प्री प्रोसेसिंग किया, उसके बाद आप उसको डायरेक्टली मशीन लर्निंग मॉडल में भेज देते हो। आपको खुद से फीचर इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ऑटोमेटिकली आपका डीप लर्निंग मॉडल फीचर्स जनरेट कर देता है, जिसको हम एम्बेडिंग्स भी बोलते हैं, वो हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। बट इन दोनों अप्रोचेस में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि मशीन लर्निंग वाले में फीचर्स आपको जनरेट करने हैं,
फीचर इंजीनियरिंग आपको करनी है। डीप लर्निंग वाले में आपको बस एक डीप लर्निंग मॉडल को अपना टेक्स्ट प्रोवाइड कर देना है और फीचर्स वो जनरेट करेगा। अब इन दोनों अप्रोचेस में एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला, मशीन लर्निंग वाले में जो एडवांटेज है वो ये है कि सिंस आप फीचर्स क्रिएट कर रहे हो खुद से अपने डोमेन नॉलेज के हिसाब से, तो फिर जब मशीन लर्निंग मॉडल का रिजल्ट आता है, आउटकम आता है, तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो, आप समझ सकते हो कि रिजल्ट ऐसा क्यों आया। मतलब मॉडल का जो इंटरप्रेटेबिलिटी है वो लूज नहीं होता, क्योंकि आपने फीचर्स बनाए, उन फीचर्स के बेसिस पे आपको रिजल्ट मिले, तो आपको पता है कि ऐसा रिजल्ट क्यों आ रहा है। ठीक है, अगर आप डीप लर्निंग मॉडल का बात करो तो यहाँ पे आपके पास एडवांटेज क्या है। इनफैक्ट एक काम करते हैं, पहले इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं मशीन लर्निंग वाले का। इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपको खुद से फीचर्स क्रिएट करने पड़ रहे हैं। ठीक है, अब इसके लिए चाहिए है डोमेन नॉलेज। अब डोमेन नॉलेज तभी आएगा जब आप उस डोमेन को स्टडी करोगे। इट मींस थोड़ा हेक्टिक काम बन जाता है। ठीक है, मेहनत ज्यादा लगती है, तो एक प्रॉब्लम ये है। ठीक है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी, जैसे लेट्स से आप आई डोंट नो मैंड्रिन के लिए कोई एनएलपी सिस्टम बना रहे हो और आपको खुद मैंड्रिन लैंग्वेज नहीं आती। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी मैंड्रिन सीखने के लिए, उसके ग्रामर को सीखने के लिए, तब आप डोमेन नॉलेज अक्वायर कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम है थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत लगता है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि कई बार आपका कोई फीचर ऐसा हो जाता है, ऐसा बन जाता है जो मॉडल को हेल्प करने के बदले उल्टा परेशान करने लग जाता है। तो आपके बनाए हुए सारे फीचर्स अच्छे हों ये गारंटी नहीं है। कुछ फीचर्स क्या करते हैं कि उल्टा आपके मॉडल को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रॉब्लम्स हैं अगर आप खुद से फीचर्स जनरेट कर रहे हो। अब अगर आप डीप लर्निंग अप्रोच की बात करो तो पहला एडवांटेज तो यही है कि मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, फीचर्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जा रहे हैं मेरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो इजी पड़ता है। इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि जब ये मॉडल अच्छा काम करता है तो मुझे नहीं पता कि वो अच्छा काम क्यों कर रहा है। लेट्स से अगर आप एक ईमेल स्पैम क्लासिफायर बना रहे हो और आपका मॉडल 98% एक्यूरेसी 99% एक्यूरेसी दे रहा है, आपके मैनेजर ने आपको पूछ लिया कि हाँ भाई, तो पता चला कि कौन सा ईमेल स्पैम होता है, कौन सा ईमेल स्पैम नहीं होता, तो आपको कुछ भी नहीं पता, बिकॉज इंटरनली कौन से फीचर्स जनरेट हुए हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे। और अगर आपको वो समझ में नहीं आएंगे तो फिर आपका जो मॉडल है वो इंटरप्रेटेबल नहीं है। आप नहीं बता सकते कि कौन से वर्ड्स के होने से स्पैम हो जाता है, कौन से वर्ड के होने पे स्पैम नहीं होता, तो इंटरप्रेटेबिलिटी लूज हो जाता है। ठीक है, तो मैं एक बार रीआइट्रेट करता हूँ पूरी चीज को। फीचर इंजीनियरिंग एनएलपी पाइपलाइन में इसका मतलब हुआ कि टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट कर पाना, सो दैट हमारे एल्गोरिथम्स उसके ऊपर काम कर पाए। ठीक है, अब अलग अलग अप्रोचेस हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम, बैग ऑफ वर्ड्स, टीएफ-आईडीएफ, वर्ड टू वेक, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। बट मोस्टली आप दो टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हो। फर्स्ट इज मशीन लर्निंग पाइपलाइन, सेकंड इज डीप लर्निंग पाइपलाइन। मशीन लर्निंग पाइपलाइन में आपको अपने डोमेन नॉलेज के हिसाब से फीचर्स जनरेट करने पड़ेंगे। डीप लर्निंग पाइपलाइन में ऑटोमेटिकली एक न्यूरल नेटवर्क आपको फीचर्स जनरेट करके दे देगा। ठीक है, दोनों के अपने फायदे अपने नुकसान। मशीन लर्निंग पाइपलाइन का फायदा ये है कि आप जो भी फीचर्स बनाओगे वो आपको रिजल्ट्स जो देंगे वो इंटरप्रेटेबल होंगे, आप जस्टिफाई कर पाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऑन द डाउन साइड डिसएडवांटेज ये है कि आपको डोमेन नॉलेज होना चाहिए और डोमेन नॉलेज के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा डाउन साइड ये है कि सारे के सारे फीचर्स अच्छे नहीं होते, कुछ फीचर्स नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अब अगर आप बात करो डीप लर्निंग पाइपलाइन का, जहाँ पे फीचर्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहे हैं, वहां पे सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको डोमेन नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप अलग अलग डोमेन्स में भी अलग अलग न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स ट्राई करके रिजल्ट्स निकाल सकते हो। डिसएडवांटेज ये है कि आपका इंटरप्रेटेबिलिटी लूज हो जाता है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये मॉडल कैसे काम कर रहा है तो यू वुड बी क्लूलेस। ठीक है, अब फीचर इंजीनियरिंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको हमेशा याद रखना है कि इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम, देयर इज नो सेट सॉल्यूशन। आपको प्रॉब्लम के हिसाब से अपना अप्रोच डिसाइड करना पड़ेगा और वो हम अगले के अगले 2 वीडियोस में सीखेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये फीचर इंजीनियरिंग वाली पूरी चीज समझ में आई। अब हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप में। हमारे पास अब जो फीचर्स हैं वो आ चुके हैं,
अब हम क्या करेंगे, हम उसके ऊपर मॉडलिंग करेंगे, एज इन मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग मॉडल्स को अप्लाई करेंगे। सो गाइज नेक्स्ट स्टेज जो है उसको बोलते हैं मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब है आपके पास डेटा सही फॉर्मेट में आ चुका है और अब आप उसके ऊपर एल्गोरिदम अप्लाई करके उसको इवैल्यूएट करते हो कि जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना सही है। ठीक है, इस पूरे स्टेज को मॉडलिंग बोला जाता है। और इसमें एक्चुअली दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है अप्लाइंग मॉडल जिसको एक्चुअली मॉडलिंग ही बोला जाता है, और जो सेकेंड स्टेज होता है उसको बोला जाता है इवैल्यूएशन। तो हम इन दोनों स्टेजेस को अलग अलग पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल फोकस ऑन मॉडलिंग। ठीक है, सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपके पास डेटा सही फॉर्मेट में आ चुका है, मतलब नंबर्स के फॉर्मेट में आ चुका है। अब आपको इसके ऊपर लॉजिक लगाना है या एल्गोरिदम लगाना है, विच इज काइंड ऑफ द मेन स्टेज। अब इसमें आप चार अलग अलग तरीके से काम कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला है कि आप ह्यूरिस्टिक मेथड्स लगाओ, जुगाड़ू मेथड्स। ऐसा कब करना चाहिए मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। सेकंड है आप एमएल अप्रोचेस यूज करो, एज इन मशीन लर्निंग एल्गोस यूज करो, लाइक नाइव बेस एक्सेट्रा। थर्ड होता है कि आप डीप लर्निंग बेस्ड अप्रोचेस यूज करो। और फोर्थ होता है कि आप क्लाउड एपीआईज यूज करो, सो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, एडब्ल्यूएस, अज्योर, इन सब के कुछ ऑलरेडी सॉल्यूशंस आते हैं जिनको आप डायरेक्टली आउट ऑफ द बॉक्स यूज कर सकते हो। आपको खुद से कोई एल्गोरिदम लगाने की जरूरत नहीं होगी, आपको बस एक एपीआई हिट करना पड़ेगा और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक सॉल्यूशन है। अब इनमें से कौन सा अप्रोच आपको यूज करना चाहिए ये हम डिस्कस करेंगे। सी कौन सा अप्रोच अप्लाई करना है ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट, अमाउंट ऑफ डेटा, आपके पास कितना डेटा अवेलेबल है, इस चीज पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा टेक्निक यूज करोगे। सेकंड, नेचर ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, नेचर ऑफ प्रॉब्लम। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अमाउंट ऑफ डेटा की। ठीक है, लेट्स से आप एक ईमेल स्पैम क्लासिफायर बना रहे हो जिसका काम है स्पैम ईमेल्स को क्लासिफाई करना, और आपके पास बहुत ही कम डेटा है, लाइक आपके पास बस कुछ ईमेल्स हैं और आपको उसके बेसिस पे एक स्पैम क्लासिफायर बनाना है। तो सिंस आपके पास इनफ डेटा नहीं है तो आप मशीन लर्निंग एल्गोस या फिर डीएल एज ए डीप लर्निंग बेस्ड अप्रोचेस यूज नहीं कर सकते। तो वहां पर आपको ह्यूरिस्टिक अप्रोचेस लगाने पड़ेंगे, जुगाड़ू अप्रोचेस। ठीक है, सो आपने ये जुगाड़ लगाया, आपने पता किया कि यार जैसे कि अगर मेरे पास 10 ईमेल आ रहे हैं टोटल, उसमें से 2 ईमेल्स हमेशा स्पैम रह रहे हैं और वो सेम ईमेल आईडी से आ रहे हैं, तो आप सीधे सीधे एक चेक लगा सकते हो कि अगर उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी से ईमेल मुझे मिल रहा है तो मैं उसको सीधे स्पैम बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो ये एक जुगाड़ू टेक्निक हो गया। आपने ऑब्जर्व किया अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कि सारे ईमेल आईडीज में से इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी से जब भी मेरे पास ईमेल आ रहा है वो स्पैम है, तो ये मेरा लॉजिक हो गया। सेकंड कुड बी कि अगर किसी ईमेल में बहुत ज्यादा सेल वर्ड यूज हो रहा है तो वो स्पैम है। तो ये सब जुगाड़ू टेक्निक्स आप लगा सकते हो अगर आपके पास कम डेटा है। अगर आपके पास फिर डेटा अगर बढ़ने लग जाए, खूब सारे ईमेल्स आने लग जाए, तो आप सिर्फ ह्यूरिस्टिक अप्रोचेस पे डिपेंड नहीं कर सकते, बिकॉज फिर और डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स आने लग जाएंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप के स्पैम्स आने लग जाएंगे, अलग अलग हो सकता है ईमेल आईडी से या फिर उसमें डिफरेंट पैटर्न्स हो। तो आप इस तरह के स्टेज पे क्या करते हो, जब डेटा आपके पास बढ़ जाता है तो आप मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स यूज करने लग जाते हो। और अगर आपके पास डेटा बहुत ज्यादा है तो आप डीप लर्निंग बेस्ड अप्रोचेस भी यूज कर सकते हो। हमेशा याद रखना, डीप लर्निंग को बहुत ज्यादा डेटा चाहिए होता है, ठीक है, ट्रेन होने के लिए। तो अगर बहुत ज्यादा डेटा है देन ओनली यू थिंक अबाउट यूजिंग डीएल अप्रोचेस। बट अगर आपके पास अगर ठीक ठाक अमाउंट में डेटा है तो आप मशीन लर्निंग अप्रोचेस यूज कर सकते हो। इनफैक्ट कई लोग क्या करते हैं कि वो मशीन लर्निंग और ह्यूरिस्टिक अप्रोचेस को साथ में यूज करते हैं। कैसे? तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आपका ह्यूरिस्टिक अप्रोच था कि एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी से अगर ईमेल आता है तो वो स्पैम है, और फिर धीरे धीरे जब डेटा बढ़ गया तो अब आपने क्या अप्रोच लिया कि मैं नंबर ऑफ पॉजिटिव वर्ड्स काउंट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ नेगेटिव वर्ड्स काउंट कर रहा हूँ हर ईमेल में। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आप जब फीचर इंजीनियरिंग कर रहे हो, ये फीचर इंजीनियरिंग जब आप बना रहे हो तो आप यहाँ पे एक और नया फीचर ऐड कर दो कि ये जो पर्टिकुलर ईमेल है
ये उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी से आया है कि नहीं, ठीक है। फ्रॉम स्पैमर बोल के एक नया हमने ये बना दिया, कॉलम बना दिया। अब मैंने फर्स्ट ईमेल को देखा, उसमें पॉजिटिव वर्ड्स 3 है, नेगेटिव वर्ड्स 6 हैं, और ये उस स्पैम आईडी से नहीं आया है, ठीक है। अगला वाला ईमेल की बात करूं तो उसमें 4 पॉजिटिव हैं, 6 नेगेटिव हैं, और ये उस स्पैम वाले से आया है। तो आप क्या कर रहे हो, ह्यूरिस्टिक अप्रोचेस जो आपने लगाए थे शुरू में जब आपके पास कम डेटा था, उसको आप अभी भी यूज कर रहे हो, बिकॉज वो अभी भी एक वैलिड पॉइंट है। बट आप उसको यूज कैसे कर रहे हो, अपने मशीन लर्निंग के वर्कफ्लो में एज अ फीचर, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं फ्यूचर में आपको किसी प्रोजेक्ट में करके दिखाऊंगा, जहां पर मैं आपको कुछ ह्यूरिस्टिक बेस्ड अप्रोचेस को मर्ज करके दिखाऊंगा मशीन लर्निंग अप्रोचेस के साथ। और वो आप कैसे करते हो, बाय मेकिंग दोज ह्यूरिस्टिक अप्रोचेस एज फीचर्स इन योर मशीन लर्निंग पाइपलाइन। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो एक बार पिछला 1 मिनट आप जाकर के फिर से देखो, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमने डिस्कस किया कि कब कौन सा अप्रोच यूज करना चाहिए, और ये मोस्टली डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ डेटा पे। डेटा बहुत कम है, जुगाड़ू ह्यूरिस्टिक अप्रोचेस, ठीक ठाक अमाउंट में डेटा है, मशीन लर्निंग अप्रोचेस। कई बार ह्यूरिस्टिक और मशीन लर्निंग अप्रोचेस को जोड़ करके भी काम किया जाता है। और अगर आपके पास बहुत ज्यादा डेटा है तो फिर आप डीप लर्निंग बेस्ड अप्रोचेस यूज कर सकते हो। ऑल्सो अगर आपके पास पैसा है और आप जिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो उसके ऊपर आपको एक क्लाउड सोल्यूशन मिल रहा है, तो फिर आप क्या कर सकते हो कि कोई क्लाउड एपीआई भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ नेचर ऑफ प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। डीप लर्निंग में एक और टेक्निक जो आजकल बहुत यूज होती है, उसको बोला जाता है ट्रांसफर लर्निंग, शायद आपने पढ़ा होगा। सो ट्रांसफर लर्निंग का फंडा क्या है कि आप एक बहुत एडवांस डीप लर्निंग मॉडल को उठाते हो जो बहुत बड़े डेटा पे पहले से ट्रेंड है, ठीक है। जैसे कि बर्ट एक एग्जांपल है, बर्ट इज अ ट्रांसफॉर्मर जो इंटरनेट पे 40 जीबी डेटा के साथ ऑलरेडी ट्रेंड है। अब आप क्या करते हो कि उसको उठा के लाते हो और अपने प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई करते हो। द आइडिया इज वेरी सिंपल कि अगर आपको साइकिल चलाना आता है तो आप उस नॉलेज को यूज करके बाइक चलाना सीख सकते हो, ठीक है। तो दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड ट्रांसफर लर्निंग। ये भी आजकल बहुत यूज होता है कुछ एनएलपी प्रॉब्लम्स के लिए। तो एक बार अगर आपको मैं पूरा लैंडस्केप समझाऊं तो आपके पास 4 अप्रोचेस हैं, ह्यूरिस्टिक जुगाड़ू अप्रोचेस, मशीन लर्निंग बेस्ड अप्रोचेस, डीप लर्निंग बेस्ड अप्रोचेस, और फाइनली कुछ क्लाउड सॉल्यूशंस आपके पास आज की डेट में अवेलेबल है। अब इनमें से कौन सा यूज करना है ये 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट, आपके पास डेटा कितना है, सेकंड, आप किस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। अब अगर आपके पास डेटा बहुत कम है, यू वुड स्टार्ट विथ ह्यूरिस्टिक अप्रोचेस। डेटा जैसे जैसे ग्रो करने लग जाता है आप मशीन लर्निंग अप्रोचेस की तरफ मूव करने लग जाते हो। बट आप ह्यूरिस्टिक अप्रोचेस को छोड़ते नहीं हो, उसको एज फीचर अपने मशीन लर्निंग फ्लो में ऐड कर लेते हो। और फिर अगर डेटा आपके पास और ज्यादा है तो आप डीप लर्निंग बेस्ड अप्रोचेस यूज करते हो। डीप लर्निंग बेस्ड अप्रोचेस में भी आप ट्रांसफर लर्निंग यूज कर सकते हो अगर आपके पास जो प्रॉब्लम है वो ट्रांसफर लर्निंग से सॉल्व हो सकता है तो। और अगर आप कोई ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जिसका एग्जिस्टिंग क्लाउड सॉल्यूशन है आपके पास, तो आप इतनी मेहनत ना करके सिंपली उन क्लाउड सर्विसेज को यूज कर लोगे, गिवन आपके पास पैसा है उनको यूज करने का, ठीक है। तो ये पूरा मॉडलिंग का फ्लो है। बट अगेन एज यूजुअल आई वुड से दिस कि कब क्या करना है ये बहुत प्रॉब्लम स्पेसिफिक है, और आगे जब हम अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे यू वुड सी कि मॉडलिंग का मेरा अप्रोच चेंज होता रहेगा, ठीक है। बट या दिस इज द ओवरव्यू। अब आपने जब एक बार एल्गोरिदम लगा लिया, सॉल्यूशन आपने निकाल लिया, तो आपके पास होंगे रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स से आपको पता चलेगा कि आपने जो काम किया है वो कितना सही है या कितना गलत है। तो इसलिए जो नेक्स्ट अप्रोच है वो है इवैल्यूएशन, वो डिस्कस करते हैं। अब गाइस, इवैल्यूएशन का सिंपल मतलब है कि आपका मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है, और ये निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ये पता करो कि अनसीन डेटा के ऊपर आपके मॉडल के रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, ठीक है। अब इवैल्यूएशन में एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जनरली आपको 2 तरीके के इवैल्यूएशंस करने पड़ते हैं अपने मॉडल के ऊपर। मैं आपको एक बार बताता हूँ। सो 2 तरीके की इवैल्यूएशंस होते हैं। फर्स्ट होता है इंट्रिंसिक इवैल्यूएशंस, और सेकंड होता है एक्सट्रिंसिक इवैल्यूएशन, ठीक है। इंट्रिंसिक इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि आप बहुत टेक्निकल लेवल पे चेक करते हो कि आपका मशीन लर्निंग मॉडल का परफॉर्मेंस कैसा है,
यहाँ पे आप मेट्रिक्स यूज करते हो, जैसे कि अगर आप एक सेंटिमेंट एनालिसिस ऐप बना रहे हो तो वहां पे जो आप इंट्रिंसिक इवैल्यूएशन करोगे वो आप एक्यूरेसी जैसी मेट्रिक को यूज करके करोगे, या फिर प्रिसिजन या फिर रिकॉल जैसी मेट्रिक को यूज करोगे, या फिर कंफ्यूजन मैट्रिक्स यूज करोगे। ठीक है, ये आप शायद पहले भी कर चुके होगे अगर आपने मशीन लर्निंग में पढ़ाई की है। एक्सट्रिंसिक इवैल्यूएशन क्या होता है कि आपका मॉडल जब डिप्लॉय हो जाता है, वो एक प्रोडक्ट बन जाता है और यूजर्स उसको यूज करते हैं, तो एक बिजनेस सेटिंग में आप उस मॉडल को इवैल्यूएट करते हो। ठीक है, तो ये बहुत बिजनेस सेंट्रिक है, और इंट्रिंसिक इवैल्यूएशन जो है वो बहुत ही मॉडल सेंट्रिक है, एज इन टेक्निकलिटी बेसिस पर है। ठीक है, अब ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने मॉडल जो बनाया वो अच्छा काम कर रहा है, उसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, उसका इंट्रिंसिक इवैल्यूएशन अच्छा है, एक्यूरेसी अच्छा है, बट जब आपने इसको बिजनेस सेटिंग में डाला, यूजर्स के सामने रखा, तो यूजर्स उस प्रोडक्ट को यूज ही नहीं कर रहे। तो इसलिए जैसे जैसे आप सीनियर पोजीशन पे जाओगे तो आपको इन दोनों मेट्रिक्स का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप एक जूनियर एनएलपी डेवलपर हो तो फिर आपको सिर्फ इंट्रिंसिक इवैल्यूएशन से मतलब है, बट जैसे जैसे आप सीनियर पोजीशन पे जाओगे आपको एक्सट्रिंसिक वाले पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये पूरी चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे ये पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो मान लो हम लोग एक टेक्स्ट जनरेशन टास्क के ऊपर काम कर रहे हैं। टेक्स्ट जनरेशन टास्क का एग्जांपल है लेट्स से स्विफ्ट की। ये कीबोर्ड है जो हम लोग यूज करते हैं हमारे एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में। उसमें एक फीचर होता है कि जैसे जैसे आप एक सेंटेंस टाइप करते हो वो आपको ऊपर 3 सजेशंस देता है कि आपका नेक्स्ट वर्ड क्या इन तीनों में से कोई एक है, और आप उनमें से किसी को प्रेस करते हो अगर आपका नेक्स्ट वर्ड वो है। इनफैक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये कटआउट है। ये शायद आपने ये कीबोर्ड इस तरह का यूज किया भी होगा। तो अगर आपका यूजर टाइप कर रहा है आई हैड सच, तो यहाँ पे 3 सजेशंस उसको आ रहे हैं, ग्रेट, ग्रेट टाइम और लवली, जो इस के अंदर जो मॉडल है उसको लगता है कि आपका नेक्स्ट वर्ड ये होना चाहिए। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ टेक्स्ट जनरेशन सिस्टम। ठीक है, अब अगर अगर आप बात करो टेक्स्ट जनरेशन सिस्टम में, तो यहाँ पर भी 2 तरह के इवैल्यूएशंस होंगे। पहला होगा इंट्रिंसिक इवैल्यूएशन, दूसरा होगा एक्सट्रिंसिक इवैल्यूएशन। अब अगर आप इंट्रिंसिक इवैल्यूएशन का एग्जांपल लो, तो सिंस आपने अभी टेक्स्ट जनरेशन नहीं पढ़ा है मैं आपको बता देता हूँ। आप एक मैट्रिक्स यूज करते हो, आप एक मैट्रिक यूज करते हो जिसको बोला जाता है परप्लेक्सिटी। ये आप आगे पढ़ोगे, जैसे एक्यूरेसी होता है, प्रिसिजन, रिकॉल होता है, वैसे ही परप्लेक्सिटी होता है। ये एक बेसिकली एक नंबर होता है जो आपको बताता है कि आपका एनएलपी मॉडल इस पॉइंट पे कितना कंफ्यूज्ड है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी बताता है, इसलिए इसको परप्लेक्सिटी बोला जाता है। अब परप्लेक्सिटी लेट्स से आपने जो मॉडल बनाया उसका बहुत ही बढ़िया आया और आपका मॉडल इज रेडी टू बी डिप्लॉयड। ठीक है, अब यहाँ पर आपका एक्सट्रिंसिक इवैल्यूएशन क्या होगा, सोच के देखो। बिजनेस सेटिंग में हाउ वुड यू मेजर कि आपका मॉडल अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? बहुत सिंपल तरीका है, आप ये बोलोगे कि मुझे ये पता करना है कि मैंने जितने सजेशंस दिखाए उसमें से कितने बार मेरे यूजर ने उन सजेशंस को यूज किया। लेट्स से इसने अभी 3 सजेशंस दिखाए और मैंने इसमें से एक यूज कर लिया, तो दिस इज अ गुड थिंग। ठीक है, वही अगर मैं 1000 सजेशंस दिखा रहा हूं बट फिर भी मेरा यूजर है वो 0 टाइम्स इनमें से किसी भी सजेशन को यूज कर रहा है, इट मींस आउटपुट सही नहीं आ रहा है बिजनेस सेटिंग में। ठीक है, तो दिस इज इन एक्सट्रिंसिक इवैल्यूएशन कि मेरा यूजर मेरे सजेशंस को यूज नहीं कर रहा है। ठीक है, वेयर एज यहाँ पर जब आपने इंट्रिंसिक इवैल्यूएशन किया तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे थे। सो होता क्या है, मैंने जैसा आपको बताया कि इंट्रिंसिक इवैल्यूएशन अच्छा है, इट डज नॉट मीन कि आपका फीचर, आपका मॉडल एक बढ़िया प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका उल्टा ट्रू है, लेकिन अगर आपका एक्सट्रिंसिक इवैल्यूएशन सही आ रहा है तो फिर आपका इंट्रिंसिक भी सही होगा। जैसे कि अगर आपका यूजर 1000 में से लेट्स से 500 बार सजेशंस को एक्सेप्ट कर रहा है, तो फॉर श्योर आपका जो इंट्रिंसिक पैरामीटर है परप्लेक्सिटी, उसका वैल्यू भी सही ही होगा। ठीक है, तो बस बात इतनी सी है कि आप कोई भी एनएलपी टास्क करो, आपको वहां पे इंट्रिंसिक इवैल्यूएशन करना है टेक्निकल लेवल पे, और एक्सट्रिंसिक इवैल्यूएशन के बारे में भी सोचना है बिजनेस लेवल पे। ठीक है, बाकी हम जब प्रोजेक्ट्स वगैरह करेंगे तो मैं इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा, अभी बस मैं आपको एक रफ ओवरव्यू दे रहा था। सो अब हमारा मॉडल बन चुका है, उसको हमने इवैल्यूएट कर दिया है। अब बस लास्ट काम है
उसको डिप्लॉय करना, विच इज द लास्ट स्टेज। सो एनएलपी पाइपलाइन का जो लास्ट स्टेप है वो है डिप्लॉयमेंट। ठीक है, डिप्लॉयमेंट मतलब आपने पूरा मॉडल बना लिया है, उसको इवेल्युएट कर लिया है, और अब आप उसको डिप्लॉय करते हो, एज इन उसको यूजर्स के सामने रखते हो सो दैट वो उसको यूज कर पाए। ठीक है, डिप्लॉयमेंट के 3 मेन स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट इज डिप्लॉयमेंट इटसेल्फ, सेकेंड इज मॉनिटरिंग, और थर्ड है अपडेट करना। इन तीनों प्रोसेसेस को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सो डिप्लॉय करना अगेन इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हो। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल ये है कि लेट्स से आप एक ईमेल स्पैम क्लासिफायर बना रहे हो। ठीक है, तो इस केस में आप जो चीज बना रहे हो वो एक्चुअली एक फुल फ्लेजेड प्रोडक्ट नहीं है। जो फुल फ्लेजेड प्रोडक्ट है वो है आपका ईमेल सिस्टम पूरा का पूरा, लाइक जीमेल। आप उसके अंदर एक फीचर बना रहे हो, और वो फीचर क्या है कि वो इनकमिंग ईमेल्स को लेबल कर सकता है एज स्पैम और नॉट स्पैम। तो इन दिस केस आपको क्या करना पड़ेगा, एज एपीआई अपने मॉडल को किसी क्लाउड सर्विस पे डिप्लॉय करना पड़ेगा एज अ माइक्रो सर्विस। सो होगा क्या कि आपका जो पूरा ईमेल सिस्टम है उसमें जैसे ही कोई ईमेल आएगा, ऑटोमेटिकली वो सिस्टम क्या करेगा, आपके एपीआई पे हिट करेगा, ईमेल का टेक्स्ट भेजेगा, और आपका जो सिस्टम होगा वो पलट के 1 या 0 भेजेगा कि वो स्पैम है या नहीं है। अब जो रिजल्ट आपके ईमेल सिस्टम के पास आया है उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि इस ईमेल को मेन फोल्डर में भेजना है या फिर स्पैम फोल्डर में भेजना है। तो इस केस में आप एक माइक्रो सर्विस डिप्लॉय करोगे ऑन लेट्स से AWS या GCP। ठीक है, सेकंड एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से आप एक चैटबॉट बना रहे हो। तो चैटबॉट के केस में आपका डिप्लॉयमेंट टेक्निक बहुत डिफरेंट होगा। आप एक व्हाट्सएप सर्विस के थ्रू कर सकते हो, या फिर आप एक टेलीग्राम बॉट बना सकते हो, या फिर आप अपना खुद का एंड्रॉइड ऐप में अपने चैटबॉट को डिप्लॉय करके यूजर को दे सकते हो। सो यहाँ पर बस आपको सोचना है कि मेरा जो एंड प्रोडक्ट है वो कैसा है, यूजर उसको कैसे यूज करेगा। जैसे ही आपको इस चीज का आंसर पता चल जाएगा आप डिप्लॉयमेंट भी कर पाओगे। ठीक है, सेकेंड थिंग इज मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग बहुत ही सिंपल है, एक्चुअली सिंपल है नहीं, बट समझना आसान है। मॉनिटरिंग का काम है कि हर पल ये देखते रहना कि आपका मशीन लर्निंग मॉडल ठीक है या नहीं। ठीक है, सो जनरली लोग क्या करते हैं कि वो एक डैशबोर्ड सॉर्ट ऑफ बना देते हैं, और डैशबोर्ड में जितने भी आपके मेट्रिक्स हैं, इंट्रिंसिक इवैल्यूएशन, एक्सट्रिंसिक इवैल्यूएशन, उसका वैल्यू आपको मिलते रहता है। आप कभी भी इस वेब पेज पे जाओगे तो आपको सारे के सारे मेट्रिक्स का वैल्यू मिलने लगेगा। साथ ही साथ एक ग्राफ में ये प्लॉट होते रहता है कि कल जो वैल्यू था और आज जो वैल्यू है वो कैसा है, सो दैट अगर कभी भी कुछ खराबी आती है तो आपको पहले से पता चल जाता है और फिर आप जाकर के उसको ठीक कर पाओ। तो मॉनिटरिंग में मोस्टली आप डैशबोर्डिंग करते हो। डैशबोर्डिंग में जो आपके की परफॉर्मिंग इंडिसेस हैं, केपीआईज, आप उनको दिखाते हो, और जनरली आप एक ग्राफ में प्लॉट करते जाते हो हिस्टोरिकल डेटा, सो दैट आप पुराने डेटा से कंपेयर कर पाओ कि आज कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। ठीक है, सो दिस इज मॉनिटरिंग। द लास्ट वन इज अपडेट करना। अब अपडेट करना इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो टाइम के साथ उसमें चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अब लेट्स से आपने एक ईमेल स्पैम क्लासिफायर बनाया और आपने क्या किया, आप एक नई कंट्री में अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, लेट्स से इंडिया में। तो अब इंडिया में डिफरेंट काइंड ऑफ स्पैमर्स आ गए, तो उन्होंने अलग टाइप से स्पैम्स भेजना चालू किया। तो अब आपको लग रहा है कि मॉडल को रीट्रेन करना चाहिए, तभी वो इंडिया में जो स्पैम होता है उसको समझ पाएगा। इन दैट केस आप क्या करोगे, आप अपने मॉडल को फिर से नए डेटा के हिसाब से ट्रेन करोगे और उसको फिर से डिप्लॉय करोगे। कई बार लोग क्या करते हैं कि वो ऑनलाइन मॉडल्स यूज करते हैं, मतलब जैसे जैसे नया डेटा आते रहता है मॉडल ऑन द गो सर्वर पे ट्रेन होता जाता है। इन दैट केस आपको अलग से मॉडल को डिप्लॉय अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगेन ये भी बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिसको आप एक साथ समराइज नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं डिपेंडिंग ऑन आप क्या बनाना चाहते हो। ठीक है, बट अगेन मैंने आपको एक ओवरव्यू देने का ट्राई किया। मोस्टली यही 3 स्टेजेस होते हैं, आप डिप्लॉय करते हो, मॉनिटर करते हो, और शायद पीरियोडिकली अपडेट करते हो। ठीक है, सो दैट्स द एंटायर साइकिल। हमने एकदम शुरू से स्टार्ट किया डेटा उठाने से, और एंड तक हमने उसको डिस्कस कर लिया। सो दैट वॉज द वीडियो गाइज। आई होप आप पूरा देख पाए और आप समझ पाए जो मैं वहाँ पे पढ़ा रहा था। अब जैसा मैंने प्रॉमिस किया था वीडियो की शुरुआत में,
मैं आपके लिए एक असाइनमेंट दे रहा हूँ. सो द असाइनमेंट इज़ बेस्ड ऑन कोरा. लेट मी शो यू द असाइनमेंट. सो गाइज आपका असाइनमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको क्या करना है कि आपको एक एनएलपी पाइपलाइन बनानी है। एग्जैक्टली आपको कोड करके नहीं बनानी है, यू हैव टू जस्ट थिंक ऑफ द स्टेप्स कि उस पाइपलाइन में क्या क्या स्टेप्स होंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा देता हूँ। सो आई होप आपको कोरा वेबसाइट के बारे में पता होगा। कोरा इज अ क्वेश्चन आंसरिंग वेबसाइट जहाँ पे यूजर्स क्वेश्चंस पूछते हैं और फिर यूजर्स दूसरे यूजर्स उनको आंसर करते हैं। इट्स क्वाइट अ फेमस वेबसाइट। तो जैसे कोरा में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। एग्जैक्टली सेम वर्ड्स नहीं होते क्वेश्चंस के, बट मीनिंग सेम होता है और क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और क्वेश्चंस के रिपीट होने से क्या होता है कि आंसर्स डिवाइड हो जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर है, हैज द आईपीएल डिस्ट्रॉयड द सोल ऑफ इंडियन क्रिकेट। ठीक है, और फिर बगल में अगर आप देखो तो एक रिलेटेड क्वेश्चन है, इज आईपीएल स्पॉइलिंग द इंडियन क्रिकेट। अब जिन लोगों को ये क्वेश्चन दिखाई देगा और आंसर पता होगा वो लोग यहाँ पे आंसर लिख देंगे, और जिन लोगों को यहाँ पे पता होगा वो लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो होगा क्या कि सेम क्वेश्चन के आंसर्स दो अलग पेजेस पे डिवाइड हो जाएंगे। तो कोरा इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम एंड दे वांट कि आप उनको हेल्प करो टू फिगर आउट कौन से क्वेश्चंस सेम है और फिर उनके आंसर्स मर्ज करने में। ठीक है, तो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि गिवन टू क्वेश्चंस यू हैव टू टेल वेदर दोज टू क्वेश्चंस आर सेम और नॉट मीनिंग वाइज। ठीक है, तो मान लो आप कोरा के बाहर काम करते हो, आप कोरा में नहीं काम करते और आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो फिर आप इस पूरी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे? आपको एक एनएलपी पाइपलाइन बनानी है। मैंने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है जहां पे आपसे मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप डेटा कहाँ से लाओगे? लेबल डेटा। ये एक सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपको प्रिडिक्ट करना है कि दो क्वेश्चंस जो आपको मिले हुए हैं वो सेम है या नहीं। तो ये सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग प्रॉब्लम है। इसका डेटा कहाँ से लाओगे? प्लीज आप कैगल को हटा के सोचना, और आप कोरा एज एन कंपनी में काम नहीं करते तो आपके पास इंटरनल डेटा भी नहीं है, तो कहाँ से डेटा लाओगे ये आपको सोचना है। फिर टेक्स्ट प्रिपरेशन स्टेज में आपको सोचना है कि किस तरह की क्लीनिंग की जरूरत पड़ सकती है, किस तरह का बेसिक टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ सकती है, और क्या एडवांस टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग की जरूरत भी पड़ेगी। उसके बाद आपको सोचना है कि जब मेरे पास डेटा पूरी तरीके से क्लीन होकर आ जाता है तो मैं क्या फीचर्स यूज करूंगा। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आप किस तरह का एल्गोरिदम या किस तरह का अप्रोच यूज करोगे, क्या इंट्रिंसिक इवैल्यूएशन मैट्रिक्स यूज करोगे, क्या एक्सट्रिंसिक इवैल्यूएशन मैट्रिक यूज करोगे, और लास्टली जो चीज आपने बनाई है उसको पूरे प्रोडक्ट के साथ कैसे इंटीग्रेट करोगे, क्या चीजों को मॉनिटर करोगे, और फाइनली आपका अपडेट स्ट्रैटेजी क्या होगा। ठीक है, तो ये पूरा असाइनमेंट आपको देने का बस यही मतलब है कि जब आप ये पूरा वीडियो देखो तो आपको फिर एक अच्छा असाइनमेंट काइंड ऑफ रिवीजन करने के लिए मिले। मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप इसको लिख करके एक बार करोगे कॉपी पेन को यूज करके, आपका काफी दिमाग खुलेगा और आप आगे जो एनएलपी प्रॉब्लम्स आपको मिलने वाली है लाइफ में उनके लिए आप बेटर प्रिपेयर्ड फील करोगे। ठीक है, सो दिस इज योर असाइनमेंट। आप इसको सॉल्व करो। लिंक्डइन पे आप इसको मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आई वुड चेक कि कैसा जा रहा है। ठीक है, सो या दैट्स इट। सो गाइज दैट्स द एंटायर वीडियो, पूरा का पूरा कंटेंट प्लस असाइनमेंट. अब अगला वीडियो मैं अगले थर्सडे को रिलीज़ करूँगा. आई होप अभी तक जो भी आपने पढ़ा आपको समझ में आ रहा है. अगर आपका कुछ भी फीडबैक है आप प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताना. आई विल ट्राई टू इम्प्रूव. अभी भी मेजर चंक बचा हुआ है इस पूरे कोर्स का, तो उसको कवर करने के पहले मैं इम्प्रूव कर लूँगा. ऑल्सो काफ़ी मेहनत लग रही है, सो प्लीज़ एक लाइक आपकी साइड से वुड बी अ ग्रेट मोटिवेशन. ऑल्सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, प्लीज़ डू सब्सक्राइब. बहुत मोटिवेशन मिलता है उससे. ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.